चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम मैट्रिसेस के एमसीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ओसवाल नई ओसवाल की क्वेश्चन बैंक से उठाए गए हैं, जो अभी लॉन्च हुई है नई ओसवाल। उसमें जितने भी एमसीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है, उसी से ये मैंने क्वेश्चन सारे उठाए हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक है, मैट्रिसेस के कंसेप्ट हमें सब पता है, इसके बाद हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को मैट्रिसेस बिल्कुल नहीं बनता तो वो एमसीक्यू नहीं करे। ठीक है, पहले आपको बेसिक्स बनने चाहिए मैट्रिसेस के, फिर आप इन्हें सॉल्व करिए। तो पहला क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स है x,1 और दूसरी मैट्रिक्स है 1 0 -2 0। ये बराबर दिया गया नल मैट्रिक्स के। ठीक है, जीरो नहीं होता, वहाँ नल मैट्रिक्स होता है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स ही होगी, तो ये नल मैट्रिक्स होगा। हमें x की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो चलिए इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा था। पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को इनटू किया जाता है, फिर पहला रो दूसरे कॉलम को इनटू किया जाता है, फिर पहला रो तीसरे कॉलम को, फिर दूसरे रो को पहले से, दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, दूसरे रो को तीसरे, ऐसे सॉल्व किया जाता है। चलिए पहले रो को पहले कॉलम से इनटू कर लेते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम इनटू होता है तो a11 एलिमेंट आता है। तो x इंटू 1 इज x, 1 इंटू -2 इज -2। ठीक है, देखो x इंटू 1 इज x, 1 इंटू -2 इज -2। ये पूरा एक एलिमेंट हो गया। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इनटू किया, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इनटू किया, a11 मिल गया। अब मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से इनटू करूंगा। x इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स देखो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर देखो, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं इसके? 2। तो यहाँ पर भी जो नल मैट्रिक्स बनाऊंगा वो 1 इंटू 2 की बनाऊंगा। यहाँ पर भी जो नल मैट्रिक्स बनाऊंगा 1 इंटू 2, एक रो 2 कॉलम। तो ये आ गया हमारा x -2 0 और ये आ गया 0 0। देखो मेरे को सॉल्व करने में इतना समय लगा, मेरे को सॉल्व करने समय लगा। आपको एमसीक्यू में कम से कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको तुरंत इनटू मारना है और इसको इसके बराबर लिख देना। ये x -2 है ना, तो बीच में इक्वल लगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होता है, a11 वाला a11 के बराबर होता है। तो x -2 को 0 के बराबर तुरंत रख देना है और x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसा में कम से कम स्टेप में सॉल्व करना है आपको, क्योंकि एमसीक्यू में कोई आपसे सोल्यूशन तो मांगेगा नहीं, है ना। तो कम से कम में कोशिश करेंगे। मेरा हो सकता है कि मैं थोड़े ज़्यादा स्टेप लिख दूँ, क्योंकि मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हमें ए मैट्रिक्स दी गई है, हमें ए मैट्रिक्स दी गई है 2 -3 4। हमें बी मैट्रिक्स दी गई है 3 2 2। हमें हमें एक्स मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 और हमें वाई मैट्रिक्स दी गई है 2 3 4। हमसे बोला जा रहा है कि भाई साहब ए बी प्लस एक्स वाई बताओ। ए बी प्लस एक्स वाई मतलब ए और बी का इंटू करना है, ए और बी का इंटू करना है, ए बी प्लस एक्स वाई। ए और बी का इंटू करना है, तो ए मैट्रिक्स है 2 -3 4, बी मैट्रिक्स है 3 2 2 प्लस एक्स वाई। एक्स मैट्रिक्स है 1 2 3, ये कॉमन नहीं आएगा, ये कॉमन नहीं आएगा, 1 2 3। और वाई मैट्रिक्स क्या है? 2 3 4। चलिए इंटू लगाते हैं। आपको पता है पहला रो पहले कॉलम से इंटू होता है। तो देखो यहाँ एक ही रो है और यहाँ कॉलम भी एक ही है। तो जब पहले रो को पहले कॉलम से इंटू करते हो तो a11 एलिमेंट मिलता है। तो पहले रो को पहले कॉलम से इंटू करेंगे। 2 इंटू 3, ढंग से देखो इसका ऑर्डर अगर मैं लिखूँ, एक रो है और कॉलम कितने? 1 2 3, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर 1 2 3 रो, कॉलम कितने हैं? 1। जब दो मैट्रिक्स इंटू करना होता है तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, जो कि है। और आंसर क्या मिलेगा? 1 इंटू 1 का आंसर क्या मिलेगा? 1 इंटू 1 का। तो चलिए इंटू करता हूँ। 2 इंटू, ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो a11 एलिमेंट मिलेगा बस। 2 इंटू 3 6, -3 इंटू 2 -6, 4 इंटू 2 8 प्लस, अब इन दो मैट्रिक्स को इंटू करता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a11 एलिमेंट ही मिलेगा इसमें। तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12। ठीक है, तो ये कितना आया? ये आया आपका 8 प्लस ये कितना है? 2 + 6 8 8 और ये 20। तो इसको करेंगे प्लस तो ये 28 आ जाएगा। ये दो मैट्रिक्स बनी 1 इंटू 1 की, तो इन्हें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। याद रखना 28 ये आंसर होगा, ये वाला 28 नहीं होगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स को प्लस करने से मैट्रिक्स ही मिलेगा। दो मैट्रिक्स को प्लस करने से मैट्रिक्स ही मिलेगा, कोई कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स 28 वाला होगा, जिसके मैट्रिक्स के अंदर 28 है, तो वो ऑप्शन होगा। जल्दी से पॉज किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी अब, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, सपोज
P and Q are two different matrices of order 3 into n and n into p. कैपिटल P एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 इंटू एन, जिसका ऑर्डर है 3 इंटू एन। ढंग से क्वेश्चन पढ़ो। सपोज P एंड Q आर टू डिफरेंट मैट्रिक्स। कैपिटल P और कैपिटल Q क्या है? यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर है 3 इंटू एन और n इंटू पी। और Q मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है यहाँ पर? n इंटू पी। समझ में आएगी नहीं यार? अच्छा, हमसे बोल रहा है देन ऑर्डर ऑफ P इंटू Q। भाई ये बताओ, ये दो मैट्रिक्स अगर इंटू होना चाहती हैं, अगर दो मैट्रिक्स आपस में इंटू होना चाहती हैं, भाई P इंटू Q का ऑर्डर पूछा ना, तो दो मैट्रिक्स अगर इंटू होना चाहती हैं तो ये दो मैट्रिक्स कब इंटू होंगी? जब सर इनका कॉलम, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर हो। बिल्कुल सही। दो मैट्रिक्स तभी इंटू होती हैं जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर हो, जो कि है। और जो आंसर आता है भाई इंटू होने के लिए तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। और जब इंटू होके आंसर आता है तो उसका ऑर्डर भी हमें पहले से पता होता है। उसका ऑर्डर क्या होता है? ये वाला और ये वाला। मतलब अगर आपको किसी भी दो मैट्रिक्स को इंटू करना है, ये शायद आपको पता ही होगा, है ना। दो मैट्रिक्स को इंटू करना है तो ये कॉलम और रो बराबर होना चाहिए। जब इंटू हो जाता है तो पहले का रो दूसरा कॉलम ही हमारा ऑर्डर होता है, जो मैट्रिक्स हमारा आंसर में आता है। जो मैट्रिक्स हमारा आंसर में आता है तो उसका ऑर्डर भी हमें पता होता है। इंटू करने के लिए ये बराबर चाहिए, और एक बार इंटू हो गया तो उसका ऑर्डर होता है पहली वाली का रो और लास्ट वाले कॉलम। 3 इंटू पी। ऐसा में तो ये सारी मैट्रिक्स मैंने इस चैनल पे भी कराई हुई हैं। पूरा मैट्रिक्स मैंने आपको एप्लीकेशन में भी पूरा पढ़ा दिया था, तो आप देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद हमें एक ए मैट्रिक्स दी गई है, Aij m इंटू एन। बोल रहा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या होता है भाई साहब स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जहां पे रो और कॉलम बराबर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, जैसे 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स, जैसे 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, जैसे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। तो रो और कॉलम हमेशा बराबर होते हैं, तो यहाँ m इक्वल टू n ऑप्शन सही होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगी जब रो और कॉलम बराबर हो। पॉज किया जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि x और y की किस वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। मैट्रिसेस इक्वल हैं, बोल रहा है मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो बीच में मैं इक्वल का साइन लगा देता हूं। और हमने पढ़ा है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं, तो इधर का a11 और इधर का a11 बराबर होता है। तो 3x प्लस 7 जीरो के बराबर, 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/3। ठीक है। अब एक इसमें दिक्कत और होती है, मैं आपको बताता हूँ। ढंग से देखो, यहाँ पर भी x है, देखो ना, ये x वाला टर्म है कि नहीं है? ढंग से देखो, यहाँ पर भी x वाला टर्म है जिसे आपने इसके बराबर लिखा, यहाँ पर भी x वाला टर्म है जो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो याद रखना, जब भी आपको बहुत जगह x दिखे या बहुत जगह y दिखे तो उसको भी सॉल्व करना। याद रखना x कॉमन आनी चाहिए, मतलब सेम आनी चाहिए। इसको भी सॉल्व करूं तभी x -7/3 ही आना चाहिए। x की दो वैल्यू नहीं आ सकती एक ही मैट्रिक्स के लिए, ध्यान रखना। तो मैंने इसको सॉल्व किया, 2 - 3x इक्वल टू 4। भाई साहब मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब सेकंड रो, ये कौन सा एलिमेंट है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो a22 वाले भी इक्वल होंगे। तो ये आपका हो गया -3x और ये हो गया 2/2, उधर गया 4 - 2, x बराबर -2/3। भाई यहाँ तो -7/3 आया था, यहाँ -2/3। तो x की दो अलग अलग वैल्यू नहीं चल सकती क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे ना। अगर आप x की वैल्यू -7/3 यहाँ रखोगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। देखो ना, 3 इंटू -7/3 प्लस 7, 3 से 3 कैंसिल, -7 प्लस 7 0। सही बोल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे -7/3 रखोगे तो आपको 4 नहीं मिलेगा। बोल रहा है कि ये और ये एलिमेंट इक्वल होना चाहिए किस x की वैल्यू के लिए, ये और ये एलिमेंट होना चाहिए किस x की वैल्यू के लिए। तो x की वैल्यू सेम होनी चाहिए। x, ये वाली x की वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही, लेकिन इसको नहीं कर रही। यहाँ पर अगर आप रखोगे ना -7/3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 7 9 आ जाएगा, जो कि 4 है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपको समझ में आया क्यों पॉसिबल नहीं है? x की वैल्यू सेम निकलनी चाहिए। क्लियर है आपको? अगर यहाँ पर x ना होता, यहाँ पर कोई और टर्म होता, जैसे 6 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा होता,
अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन x के 2 टर्म है, x के 2 टर्म है, इसको हमने सॉल्व किया तो x की 2 अलग वैल्यू मिली। ऐसे में y को अभी किया नहीं, क्योंकि x की जब 2 अलग वैल्यू निकल रही तो आगे क्या करना, सीधे आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर है आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ इच एंट्री 0 1। ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कितनी मैट्राइसेस आप बना सकते हो, ढंग से पढ़ो। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्राइसेस, बोल रहा कितनी मैट्राइसेस आप बना सकते हो, ताकि अच्छा ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3×3। मुझे बताओ 3×3 मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं? सर इसमें 9 एलिमेंट होते हैं। एक ही होता है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर A12 होता है, फिर A13 होता है, फिर A21 होता है, फिर A22 होता है, फिर A23 होता है, A31 होता है, A32 होता है, A33 होता है। क्या इतने एलिमेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। तो बोल रहा है कितने 3×3 मैट्रिक्स बना सकते हो ताकि अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जगह आप सिर्फ 0 1 लिख सकते हो। क्या मतलब ये है कि जैसे ये वाली एक मैट्रिक्स हो गई 0 0 0 0 0 0 0 1 0। सर ये कैसे बना लिया आपने? हमसे बोला है कि एलिमेंट 0 या 1 ही हो सकते हैं, तो सर एक ही 1 क्यों लिखा? ऐसे बहुत सारे बना सकता हूँ ना मैं। भाई मेरी मर्जी हुई कि मैंने 9 में से 8 एलिमेंट 0 ले लिए और एक एलिमेंट 1 ले लिया। ऐसे ही मैं इन 9 एलिमेंट में 7 एलिमेंट 0 ले लेता और 2 एलिमेंट 1 ले लेता, या मैं 6 एलिमेंट 0 ले लेता और 3 एलिमेंट 1 1 ले लेता, या ऐसे कर सकता हूँ। देखो 1 0 कुछ भी ये भी तो एक तरीके का मैट्रिक्स बन सकता है जिसमें एंट्री 0 और 1 है। तो ऐसी कितनी बना सकते हो आप, ऐसी कितनी बना सकते हो आप? तो यार सबसे पहले तो हमसे पूछ रहा है कितने मैट्राइसेस या कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता है 11th के परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, जहां पे हमने प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में सीखा था। आप मुझे बताइए कितने एलिमेंट होते हैं 3×3 मैट्रिक्स में? सर 9 एलिमेंट होते हैं। मतलब हमें 9 प्लेसेस भरनी कि नहीं भरनी? बिल्कुल सर 9 प्लेसेस। तो ये हम ऐसा करते थे 9 प्लेसेस के लिए, 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस भरनी है। बताइए पहली प्लेस भरने कितने तरीके? सर यहाँ तो 0 रख दो या तो 1 रख दो, 2 तरीके हैं। बोला क्वेश्चन ने यहाँ तो 0 रख दो, यहाँ पर क्या रख सकता हूँ? यहाँ तो 0 यहाँ तो 1, 2 तरीके हैं। ठीक है, बताइए दूसरी प्लेस भरने कितने तरीके? सर 2 तरीके हैं, फिर से 0 या 1 रख दो। सर अगले में भी 2 तरीके। हाँ, हर प्लेस को भरने के लिए 2 तरीके। बिल्कुल, क्यों सर हर प्लेस को भरने 2 तरीके? क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि आप यहाँ तो 0 भर सकते हो या तो 1 भर सकते हो। तो ये भाई साहब आ गया 2 to the power 9 जो कि होता है 512। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, हो सकता है कि अब इसमें आ जाए कि भाई साहब 0 1 2 भरना है। क्वेश्चन थोड़ा भी चेंज हो जाए, क्या बोले 0 1 2 भरना है, तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 3 ऑप्शन हो जाएंगे। आ रही बात समझ में आपको? लिख सकते हैं। और अगर 2 की मैट्रिक्स होती तो 4 प्लेसेस होते, 2 की मैट्रिक्स होती 4 प्लेस होते, तो आप 4 ब्लैंक बनाते। तो आप तैयार रहिए कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पॉज किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी फुल एनसीईआरटी जैसा ही क्वेश्चन है। बोल रहा है, ढंग से सुनो, ढंग से, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ये मैट्राइसेस हैं। कितनी मैट्रिक्सेस दी गई हैं? 1 2 3 4 5। चलिए कैपिटल एक्स में एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसा होगा? XIJ, और उसका ऑर्डर कितना दिया है? 2 × n। इसका ऑर्डर दिया है 2 × n। ठीक है, जैसे कैपिटल A मैट्रिक्स, ठीक है, इस फॉर्म का होता है AIJ, एलिमेंट्स इस फॉर्म के होते हैं AIJ। तो अपन ऐसे ही लिखते हैं ना, इसे अपन ऐसे ही लिखते हैं, A11 स्मॉल a11 स्मॉल a22। तो मैंने कैपिटल X का कैसे लिख दिया कि भाई ये किस फॉर्म में होगा? XIJ। एक दूसरी मैट्रिक्स है Y, तो Y मैट्रिक्स के एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे? YIJ। इसका ऑर्डर कितना दिया? 2 × n के बाद 3 × k। फिर एक मैट्रिक्स है Z, तो स्मॉल ZIJ, तो इसका ऑर्डर क्या दिया है? 2 × p। ठीक है, एक और मैट्रिक्स दी गई है, कौन सी मैट्रिक्स दी गई है? W, तो स्मॉल WIJ। इसका भाई साहब ऑर्डर कितना दिया है? n × 3। और एक और मैट्रिक्स है स्मॉल PIJ, ये कितना दिया है? स्मॉल p × k। सभी का ऑर्डर पता है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है कि PY + WY अगर अपन करें तो K और P की वैल्यू क्या आएगी? P × Y, ढंग से देखो,
बोल रहा है P इंटू वाई करना है प्लस W इंटू वाई करना है। ठीक है सर, सबसे पहले अगर आपको P और Y मैट्रिक्स को इंटू करना है, दो मैट्रिक्स कब इंटू होती हैं सर? पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर होता है। तो P मैट्रिक्स कहाँ है, कहाँ ये रहा, P मैट्रिक्स कहाँ गया, ये रहा। तो भाई P मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था सर? P मैट्रिक्स का ऑर्डर था स्मॉल p इंटू के इंटू वाई मैट्रिक्स। वाई मैट्रिक्स कहाँ है, ये रही, वाई मैट्रिक्स ये रही, 3 इंटू के प्लस W कहाँ है, WIJ n इंटू 3 और y 3 इंटू के। अब आप मुझे बताओ कि जब आप दो मैट्रिक्स को इंटू करते हो, तो क्या बराबर होना चाहिए सर? जब हम दो मैट्रिक्स को इंटू करते हैं तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर होना चाहिए। मतलब k का वैल्यू 3, पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, मतलब k की वैल्यू 3। अच्छा, यहाँ भी देखिए, जब दो मैट्रिक्स को इंटू करोगे तो कॉलम और रो बराबर होना चाहिए, यहाँ तो बराबर ही है, मतलब k का वैल्यू 3 आ गया। इतना तो मुझे समझ में आया कि यहाँ से k का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो एक चीज़ मुझे यहाँ से मिल गई, k का वैल्यू 3। समझ में आया कैसा मिला मेरे को k का वैल्यू? भाई साहब, अगर दो मैट्रिक्स को इंटू करना है तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। अब बोल दिया है कि भाई साहब इंटू तो करना ही है आपको, py एग्जिस्ट करता है, बोल दिया है, डिफाइन करना है अपने को। तो भाई साहब ये मैट्रिक्स इंटू करना है, इसका मतलब ये दोनों बराबर रहे होंगे, तो k का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब मान लो ये इंटू हो गई, ये मैट्रिक्स इंटू हो गई, तो जब मैट्रिक्स इंटू हो जाती है तो उसका ऑर्डर क्या आता है सर? पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम प्लस ये वाली मैट्रिक्स भी इंटू हो गई होगी। हाँ सर, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा जब इंटू होने के बाद? तो सर ये हो जाएगा n इंटू के। समझ में आएगी नहीं यार? भाई ये दोनों मैट्रिक्स हमने इंटू कर ली, तो जब इंटू कर ली तो उसका ऑर्डर क्या होता है? ये पहले का रो और दूसरे कॉलम, ये दोनों भी इंटू कर ली, तो भाई साहब ऑर्डर क्या होगा? n इंटू के। भाई इंटू करने के लिए चेक करना पड़ता है कि इसका कॉलम और रो बराबर है, लेकिन जब इंटू हो जाती है तो उसका जो ऑर्डर होता है पहले का रो और दूसरा कॉलम होता है। अब मुझे ये बताइए, बीच में क्या लगा है? प्लस, इधर एक मैट्रिक्स, इधर एक मैट्रिक्स। तो हमें ये सिखाया गया है कि भाई साहब दो मैट्रिक्स को अगर आपको प्लस करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को अगर आपको प्लस करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब p इंटू के और n इंटू के सेम रहा होगा, p इंटू के और n इंटू के सेम रहा होगा, मतलब इसका रो और इसका रो। भाई ये बताओ 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स किसके साथ प्लस होगी सर? 2 इंटू 3 मैट्रिक्स के साथ ही प्लस होगी। मतलब ये दोनों बराबर हैं, हाँ बराबर हैं, दिख ही रही है शक्ल। तो यहाँ पे कौन बराबर है? p और n, k और k तो बराबर दिख ही रहा है, तो p और n बराबर आ गया, p और n बराबर आ गया, और k और k तो पहले से ही k और k तो शक्ल से ही बराबर है। तो भाई साहब मेरे को सॉल्व करने से दो ही चीज मिली, एक तो k की वैल्यू 3 मिली और दूसरी p बराबर n मिला। तो कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ सर, ए ऑप्शन, k की वैल्यू 3 और p बराबर n। क्या आपको समझ में आया? पहले मैंने दो मैट्रिक्स लिख दी इंटू करने के लिए। दो मैट्रिक्स इंटू तभी होंगी जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो, तो यहाँ से k की वैल्यू निकल गई। फिर मैंने इंटू करके लिखा तो एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी। इंटू करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने को पता होता है। भाई साहब अगर मैट्रिक्स आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये तो पता ही होगा ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो आंसर आता है वो क्या आता है? पहले का रो और लास्ट वाले का कॉलम, यही तो आंसर आता है। ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। हाँ तो ये चीज वही है लेकिन ऑर्डर वही है ना, 2 इंटू n एक्स वाई जेड डब्ल्यू 3 इंटू के। हाँ बिल्कुल सेम है, बस बोल रहा है 7x माइनस 5z और बोल रहा है कि n और p बराबर हैं। तो बोल रहा है ऑर्डर, किसका ऑर्डर भाई साहब? 7x माइनस 5z का। किसका ऑर्डर? 7x माइनस 5z का। तो बताइए x का ऑर्डर क्या था? x का ऑर्डर क्या था सर? x का ऑर्डर 2 इंटू n था माइनस 5 इंटू z। z का ऑर्डर क्या था? z का ऑर्डर क्या था सर? 2 इंटू p था। दो मैट्रिक्स माइनस और प्लस तभी होती हैं जब उनका ऑर्डर बराबर हो। दो मैट्रिक्स माइनस और प्लस तभी होती हैं जब उनका ऑर्डर बराबर हो। 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स के साथ ही प्लस माइनस होगी और आंसर में भी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स ही मिलेगी। भाई सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को आप प्लस करते हो और आंसर में भी वही ऑर्डर आता है, इंटू जैसा नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन जैसा नहीं होता।
तो अगर आप दो मैट्रिक्स को प्लस माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर सेम है, ये दोनों ऑर्डर क्या है, सेम है। तो इसका मतलब 2 इंटू एन और 2 इंटू पी बराबर है। और भाई साहब क्वेश्चन ने बोला है कि एन और पी भी बराबर है, क्वेश्चन ने बोला है कि एन और पी बराबर है, तो बोल रहा है कि ऑर्डर क्या होगा इसका। तो सर देखिए, आपने बताया कि 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स अगर प्लस या माइनस करें 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स से तो हमें आंसर में भी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो भाई साहब ये दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, मतलब इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तभी तो ये प्लस माइनस हो रही हैं। तो जब इसको प्लस या माइनस करेंगे तो इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू एन या 2 इंटू पी, इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू एन या 2 इंटू पी। एक ही चीज है 2 इंटू एन और 2 इंटू पी। सर एक ही चीज तो नहीं है, शक्ल तो नहीं है एक जैसी। भाई साहब एन और पी बराबर है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 इंटू एन या 2 इंटू पी। अब ऑप्शन बढ़ा देते हैं जो दिया है, 2 इंटू एन दिया है अपने को, पॉज किया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स दी गई है, अब बोल रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ए क्या दिया है सर, ए दिया है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा प्लस इसका ट्रांसपोज कैसे करते हैं, पहला रो बन जाता है सर पहला कॉलम, दूसरा रो बन जाता है दूसरा कॉलम, और ये बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ये बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सर ये क्यों लिखा 2 इंटू 2 का, 3 इंटू 3 का क्यों नहीं? भाई साहब जब भी दो मैट्रिक्स प्लस होती है ना, तो जिस ऑर्डर की होती है वही ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें आंसर में मिलती है। तो अगर ये 2 इंटू 2 की है, 2 इंटू 2 की है, तो दो मैट्रिक्स 2 इंटू 2 को प्लस करोगे तो यही आएगा। अच्छा तो चलिए प्लस करते हैं, कॉज अल्फा प्लस कॉज अल्फा 2 कॉज अल्फा, यहाँ कुछ भी आएगा, बराबर क्या है 1001। भाई देखो डायरेक्ट करना ना यार, एमसीक्यू है ना, समय बचाना है। कॉस प्लस कॉस 2 कॉस अल्फा, और 2 कॉस अल्फा किसके बराबर, 1 के, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा बराबर 1/2। कॉस में 1/2 कब आता है सर, 60 में आता है, तो अल्फा बराबर π/3। कंपेयर किया ना एंगल, कॉस कॉस कैंसिल मत करना, कुछ लोग कर देते हैं, ठीक है। कंपैरिजन हुआ तो एंगल बराबर आया, तो अल्फा बराबर क्या हो गया π/3। अब माइनस साइन प्लस साइन 0 आएगा, साइन ये 0 आएगा, कॉस प्लस कॉस यहाँ 2 कॉस अल्फा आएगा, तो लिख सकते हो। अपने को डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, एमसीक्यू में स्टेप्स तो लिखते नहीं होते हैं, समय बचाएंगे, है ना, ठीक है। बोला जा रहा है कि मैट्राइसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, बोल रहा है कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होंगे कब, ए और बी एक दूसरे के इनवर्स होंगे कब? आप मुझे बताइए, क्या आपने इनवर्स की ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आपने पढ़ा है ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। तो सर ये ए मैट्रिक्स है और ये उसका इनवर्स है। जब भी किसी मैट्रिक्स को आप उसके इनवर्स से इंटू करते हो, जब भी किसी मैट्रिक्स को आप उसके इनवर्स से इंटू करते हो, तो आपको आंसर क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब भाई साहब बोल रहा है कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स हैं, ए और बी एक दूसरे इनवर्स हैं, मतलब ए को उसके इनवर्स से इंटू करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ए का इनवर्स है बी और बी का इनवर्स है ए, ऐसा बोल रहा है। ए और बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ए का इनवर्स है बी और बी का इनवर्स है ए, तो अगर ए का इनवर्स बी है तो ए भी बराबर आइडेंटिटी आएगा इस हिसाब से। अरे भाई साहब ए का इनवर्स है ए इनवर्स, तो इनका प्रोडक्ट क्या आता है, आइडेंटिटी। तो ए का इनवर्स है बी, तो मतलब ए बी का आइडेंटिटी आएगा। ऐसे ही बी का इनवर्स है ए, तो ये भी आइडेंटिटी आएगा। दोनों का आरएचएस बराबर है, तो मतलब ए बी बी ए दोनों किसके बराबर हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ऑप्शन नंबर डी, पॉज किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 11th क्वेश्चन की। तो बोल रहा है ये मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, बोल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। देखो पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी होते हैं और बाकी सब जीरो होते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स में ये तो नहीं है डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि बाकी सारे जीरो होने चाहिए, तो बाकी जीरो कहाँ है, 4 और 4 तो आ रहा है ना, नहीं चलेगा। यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है,
तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई साहब। ऑर्डर देखो ना, रो है 3 और कॉलम है 3, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट यहां पर आगे दिया गया है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है सर? सिमेट्रिक मैट्रिसेस मतलब अगर आप ए का ट्रांसपोज करो तो ए आ जाए, और बी भी सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज करो तो बी आ जाए। यही होता था सिमेट्रिक का मतलब। दो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तभी कहलाती है जब वो मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के बराबर होती है। तो ए और बी सिमेट्रिक दी गई है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो बोल रहा है कि भाई साहब ए बी माइनस बी ए क्या होगा, बोल रहा है ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने एनसीईआरटी में किए हैं। हमसे पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ठीक है, हमसे पूछ रहा है ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले वाले का ट्रांसपोज माइनस दूसरे वाले का ट्रांसपोज। भाई ये प्रॉपर्टी पढ़ी ना अपने ट्रांसपोज में कि कभी भी आपको a प्लस बी होल ट्रांसपोज दिया हो तो पहले वाले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे वाले का ट्रांसपोज, तो पहले टर्म का ट्रांसपोज दूसरे वाले का। अब इनटू में हमें ये सिखाया गया था कि अगर कभी ए बी का ट्रांसपोज गिवन हो, कभी ए बी का ट्रांसपोज गिवन हो, तो उसका आंसर क्या होता है, लास्ट वाले का ट्रांसपोज और पहले वाले का ट्रांसपोज। उल्टा हो जाता है, तो इसका क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहाँ पे ट्रांसपोज खुलेगा तो ए ट्रांसपोज पहले बी ट्रांसपोज बाद में। बी ट्रांसपोज भाई साहब बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है क्योंकि सिमेट्रिक दिया है। ये ए और बी, माइनस साइन बाहर लिया तो ए बी हुआ पॉजिटिव, बी ए हुआ नेगेटिव। क्या आपको समझ में आया क्या किया ये मैंने? कभी भी आपको ये सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन दिए जाएं और बोले कि भाई साहब ए बी माइनस बी ए बी प्लस बी सिमेट्रिक है कि नहीं है या स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आप क्या करो, जिसके लिए भी पूछे उसमें लगा दो ट्रांसपोज। ये एनसीईआरटी में किया था वैसे, लेकिन फिर ही बता देता हूँ, जिसके लिए भी पूछा जाए उस पर लगा दो ट्रांसपोज। और फिर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, अगर बीच में प्लस माइनस हो तो पहले टर्म का ट्रांसपोज दूसरे टर्म का ट्रांसपोज खुलता है। यहाँ इनटू है तो इनटू में क्या पलटता है, जब ट्रांसपोज खुलता है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पलटा। अच्छा बी ट्रांसपोज किसके बराबर था, बी के, ए ट्रांसपोज किसके बराबर था, ए थे, ए के, तो बी ए माइनस ए बी आ गया, माइनस मैंने कॉमन लिया तो ए बी माइनस बी आया। तो बताइए मैंने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया, मुझे ए बी माइनस बी ए ही मिला लेकिन माइनस साइन के साथ। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर ए ट्रांसपोज करने में आपको वही मैट्रिक्स मिले लेकिन माइनस के साथ, तो उसे कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो भाई साहब मैंने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया, मुझे वही मिला लेकिन माइनस साइन के साथ, तो ये है स्क्यू सिमेट्रिक। पॉज किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। भाई साहब मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक भी है और मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अरे बाप रे, दोनों है, दोनों। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आपको एग्जांपल नहीं बता पाओगे, सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा, सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा। भाई नल मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। भाई जीरो का कोई साइन होता नहीं है, आप इसका ट्रांसपोज करो तो आपको यही मिलेगी, सेम मैट्रिक्स मिलेगी, इसका कोई साइन होता नहीं है। तो याद रखिएगा, सिर्फ नल मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी होती है स्क्यू सिमेट्रिक। बाकी कोई एग्जांपल आप बना ही नहीं सकते, कोई एग्जांपल बना ही नहीं सकते जो सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। समझे? आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 मैट्रिसेस दी गई है, तो बोल रहा है कि ये क्या है, देखो डायगोनल एलिमेंट है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सब जीरो है, तो आइडेंटिटी तो नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होता है, जब डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, अच्छा, सबसे पहले अगर ऑप्शन में डायगोनल मैट्रिक्स होता ना तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ऑप्शन में डायगोनल मैट्रिक्स होता तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन नहीं ऑप्शन में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलो चेक करते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 4। तो भाई साहब ये आइडेंटिटी तो नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी ये 1 1 1 होता है। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आप क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे। पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम, तीसरा रो बन जाएगा तीसरा कॉलम। आप ढंग से देखो वही आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर वही आ गई। तो ये क्या है, ये है सिमेट्रिक, ये है सिमेट्रिक। पॉज किया जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में एक मैट्रिक्स दी गई है, बोल रहा है क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं भाई साहब, डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही नहीं। आपको डेफिनेशन पता होगी डायगोनल मैट्रिक्स की कि डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है। अब एक काम करता हूँ, बाकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है तो मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। पहला रो बन गया पहला कॉलम, दूसरा रो बन गया दूसरा कॉलम, तीसरा रो बन गया तीसरा कॉलम। अब देखो हुआ क्या, क्या वही मैट्रिक्स आई? अगर वही आई तो सिमेट्रिक है, अगर वही आई है लेकिन साइन अपोजिट है तो स्क्यू सिमेट्रिक है। ढंग से देखो, यहाँ था आपका -5, यहाँ पे आया 5, साइन पलटी। यहाँ था 8, यहाँ आया -8, साइन पलटी। यहाँ था 5, यहाँ आया -5, साइन पलटी। यहाँ 12, यहाँ -12, साइन पलटी। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, साइन पलट गई सभी एलिमेंट्स की। तो ये जो है ये है -a के बराबर। भाई ये ए मैट्रिक्स था तो माइनस का अगर मैं इंटू कर दूं तो ऐसे ही ना आ जाएगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, साइन पलट गई। ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि एक ए मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर है m इंटू n। एक ए मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर दिया है m इंटू n, और एक बी मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें नहीं दिया। एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें नहीं दिया। मैं इसका ऑर्डर मान लेता हूं p इंटू क्यू। मैं इसका ऑर्डर मान लेता हूं p इंटू क्यू। अब बोल रहा है कि सच दैट ए बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए आर बोथ डिफाइंड। मतलब बोल रहा है कि ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है। डिफाइंड है का मतलब आपने ए मैट्रिक्स और बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को कर दिया है इनटू। आपने ए मैट्रिक्स और बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का कर दिया है इनटू। दो मैट्रिक्स इनटू तभी होती हैं जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर हो। ठीक है सर, तो ये पहली मैट्रिक्स जो है वो है सर Aij जिसका ऑर्डर है m इंटू n। अच्छा, दूसरी मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है सर? ऑर्डर सेम रहता है क्या? ढंग से सोचो। अगर मान लो मैं आपको दूं, अगर मान लो मैं आपको दूं 2 3 4 5 6 7 और बोलूं कि भाई साहब ये बी मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है और कॉलम कितने? 3। अगर मैं बोलूं कि इसका ट्रांसपोज निकालो, आप बोलोगे बहुत आसान है सर, पहला रो बन जाता है पहला कॉलम और दूसरा रो बन जाता है दूसरा कॉलम। अब बताइए ऑर्डर क्या हुआ? 1 2 3, 3 रो और कॉलम कितने? 2। अच्छा, मतलब ट्रांसपोज से ऑर्डर बदल जाता है। हाँ, तो भाई साहब बी का मैंने क्या लिया था ऑर्डर? p इंटू क्यू। बी का ऑर्डर क्या लिया था? b इंटू क्यू। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज का ऑर्डर सर, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा q इंटू पी। भाई बी का मैंने ऑर्डर लिया है p इंटू क्यू, तो बी ट्रांसपोज का हो जाएगा q इंटू पी। अब भाई साहब ये अगर मैट्रिक्स इंटू होना चाहते हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो बराबर होना चाहिए। मतलब n बराबर आ गया किसके? q के। यहां से भाई साहब अगर ये दोनों इंटू होना चाहते हैं तो पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, ठीक है। अब आगे देखो क्या दिया है, आगे 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 क्या दिया है? आगे दिया है सर कि बी ट्रांसपोज इंटू ए बी डिफाइंड है। बी ट्रांसपोज इंटू ए बी डिफाइंड है। डिफाइंड है मतलब दोनों इंटू हो गए हैं। डिफाइंड है मतलब दोनों इंटू हो गए। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या था सर? बी का पी इंटू क्यू था। आपने बताया कि ट्रांसपोज करने से ऑर्डर बदल जाता है। और ए है आपका Aij और ए का ऑर्डर क्या है? m इंटू n। तो बोल रहा है कि ये डिफाइंड है मतलब इंटू हो चुके हैं। अगर इंटू हो चुके हैं तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर होगा, ऐसे ही। तो मतलब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया? बी मैट्रिक्स जो Bij था उसका ऑर्डर क्या आ गया? हमने ऑर्डर क्या लिया था? p इंटू क्यू। पी किसके बराबर आया? m के इंटू क्यू। क्यू किसके बराबर आया? n के। तो मतलब बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया? m इंटू n। कौन सा वाला ऑप्शन सर? डी ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब ने हमसे बोला a इंटू बी ट्रांसपोज डिफाइंड है, मतलब ये दोनों इंटू हुए हैं। तो a का ऑर्डर और b का मैंने खुद से लिया था ऑर्डर, आप कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। तो b ट्रांसपोज करने से ऑर्डर क्या हुआ? चेंज हुआ, q इंटू पी हो गया। बोला डिफाइंड है मतलब इंटू हो गए। तो मतलब इंटू कब होते हैं? जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो, मतलब n और q बराबर हो गए होंगे। ऐसे बी ट्रांसपोज इंटू ए डिफाइंड है मतलब इंटू हो गए। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है? q इंटू पी, क्योंकि b का है p इंटू क्यू और a का m इंटू n।
तो यहाँ से क्या बराबर आ जाएगा, P और M। तो हमारा B का ऑर्डर क्या था, P इंटू क्यू, तो P की जगह M आ गया और Q की जगह N आ गया, तो ये ऑप्शन हो गया D। ठीक है, पॉज किया जाए। तो अब बात करेंगे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन की। ये जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपके लिए हो सकता है नए हैं, लेकिन बहुत आसान होते हैं। असर्शन रीजन में क्या होता है, आपको एक असर्शन का स्टेटमेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, असर्शन का स्टेटमेंट दिया जाता है। आपको एक रीजन का स्टेटमेंट दिया जाता है। ढंग से सुनना, ढंग से। अगर ये 2 मिनट आपने ढंग से सुन लिया तो असर्शन रीजन में आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। मैंने क्या बोला, आपको दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे। पहला होगा असर्शन का और दूसरा होगा रीजन का। आपको क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप आपको चेक करना होता है कि जो असर्शन दिया है वो सही है कि गलत। पहला स्टेप आपको चेक करना होता है कि जो असर्शन दिया है वो सही है कि गलत। ठीक है, फिर आप रीजन को चेक करते हो कि जो रीजन दिया है वो सही है कि गलत। ढंग से सुनो, असर्शन और रीजन खुद में एक स्टेटमेंट है। असर्शन एक बात बोलेगा, रीजन एक बात बोलेगा। अपन चेक करेंगे सबसे पहले कि जो असर्शन बोल रहा है सही है कि नहीं, जो असर्शन का स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं, ट्रू है कि फॉल्स। फिर हम जो रीजन वाला स्टेटमेंट है उसे चेक करेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स। सेकंड स्टेप है कि रीजन वाला स्टेटमेंट चेक करोगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स। और तीसरा स्टेप, ये जो रीजन है ये सही आंसर है क्या असर्शन का। तीसरे स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाता है और ये हो जाता है आंसर। हम चेक करते हैं क्या ये आंसर इस क्वेश्चन के लिए सही है। क्या आपको 3 स्टेप समझ में आए? फिर से बता रहा हूँ। ये 2 स्टेटमेंट आपको गिवन होंगे। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत। दूसरा स्टेप आपको चेक करना होगा रीजन वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत। तीसरा स्टेप आपको ये चेक करना होगा क्या रीजन असर्शन का सही आंसर है। मतलब तीसरे स्टेप में मैं असर्शन को कह सकते हैं क्वेश्चन मान लूंगा और रीजन को उसका आंसर मान लूंगा और चेक करूंगा क्या ये रीजन सही आंसर है असर्शन का कि नहीं। 3 स्टेप आपको समझ में आ गए। क्वेश्चन से करते हैं। देखिए यहाँ पर एक असर्शन आपको गिवन है। क्या गिवन है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमसे बोल रहा है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के। लिखा है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स और ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के। तो बोल रहा है कि i प्लस ए द होल स्क्वायर माइनस 3a i के बराबर होगा। चेक करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, पहला स्टेप, जो भी असर्शन दिया है उसे चेक करो। तो असर्शन क्या बोल रहा है कि भाई साहब ए स्क्वायर ए के बराबर है और बोल रहा है कि इसका वैल्यू i के बराबर है। चेक करते हैं क्या इसका वैल्यू i के बराबर है कि नहीं। असर्शन को पहले चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि ए और आर, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अच्छा, ऑप्शंस को मैं बाद में समझाऊं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। पहले मैं पहला स्टेप करता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप मैंने क्या बोला, असर्शन को चेक करेंगे सही है कि गलत। असर्शन बोला भाई साहब ए स्क्वायर ए के बराबर है और देन रिजल्ट क्या दिया है कि i प्लस ए द होल स्क्वायर माइनस 3a i के बराबर है। चेक करते हैं क्या ये i के बराबर है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है होल स्क्वायर डायरेक्ट खोला नहीं जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, स्क्वायर था मैंने 2 बार लिख दिया। आरी बात समझ में भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में a प्लस बी द होल स्क्वायर जरूरी नहीं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो। ये अगले क्वेश्चन आएगा उसमें प्रूव हो जाएगा कि ऐसे आइडेंटिटी जरूरी नहीं कि उसमें ट्रू हो। तो आइडेंटिटी होल्ड नहीं करती मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमेशा। तो स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इंटू कर देते हैं। ठीक है, i का i से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, i स्क्वायर को आप i ही लिख सकते हो। i का a से इंटू करोगे तो i इंटू ए बनेगा, प्लस a का i से करोगे तो a इंटू आई बनेगा और a का a से करोगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर बनेगा। अब हमने सीखा है कि i इंटू ए और a इंटू आई a के बराबर होता है। किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करो वही मैट्रिक्स मिलेगी, ये हमने पढ़ा है। किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करो वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये हो जाएगा i प्लस ए। अच्छा, ए स्क्वायर कितना दिया है, a दिया है और माइनस 3a। a प्लस ए 3a माइनस 3a गया, बचा क्या, i बचा। भाई साहब असर्शन बिल्कुल सही है। पहला स्टेप हो गया हमारा।
पहले स्टेप में मैंने आपसे क्या बोला था सर, आपने बोला था पहले स्टेप में कि असर्शन को चेक करना पड़ता है, तो मैंने असर्शन को चेक किया। असर्शन क्या बोला था, i प्लस ए द होल स्क्वायर माइनस 3a बराबर आई। मैंने चेक किया, सही में i के बराबर आ रहा है, तो असर्शन सही है। अब चेक करना है रीजन। रीजन लिखा है, रीजन लिखा है कि a इंटू आई इंटू ए के बराबर होता है। बिल्कुल ये भी हमने पढ़ा है, बिल्कुल ये भी हमने पढ़ा है कि भाई साहब a इंटू आई और i इंटू ए ए के बराबर होता है, ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू का है तो हम प्रूव करके क्यों दिखाए, ये हम जानते हैं कि हाँ ये सही है, ये सही है। अब हमारा क्वेश्चन एमसीक्यू का है ना, तो अब एग्जाम्पल लेके समय खराब नहीं करना आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मैट्रिसेस ढंग से पढ़ा है कि a इंटू आई इंटू ए बराबर क्या होता है, a होता है। तो भाई साहब असर्शन मैंने प्रूव किया सही है, और रीजन जो मेरे को बोल रहा है वो भी सही गिवन है, वो भी सही गिवन है। सर यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहे थे, सही है भैया, सॉल्व करके पता चला यहाँ, ये तो फैक्ट है, ये पता है हमें, हमने मैट्रिसेस पढ़ा, ये तो पता है हमें। तो सर असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दो स्टेप हो गए। पहला आपने बोला था असर्शन को चेक करो, दूसरा आपने बोला था रीजन को चेक करो, दोनों कर लिया। तीसरा आपने बोला था क्या जो रीजन है वो सही आंसर है असर्शन का। ये कैसे चेक होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको असर्शन को क्वेश्चन मानना होता है और रीजन को उसका आंसर मानना होता है, और अगर इस क्वेश्चन का आंसर रीजन दे रहा है तो मतलब सही है, या रीजन में कोई ऐसी चीज है जिसका आपने असर्शन में उपयोग किया है। ढंग सुनना, मैंने बोला पहले एक दो क्वेश्चन ढंग सुनोगे, असर्शन रीजन कभी दिक्कत नहीं होगी। पहले दो स्टेप क्लियर है, असर्शन को चेक कर लिया, रीजन चेक कर लिया, दोनों ट्रू आ गए। अब लास्ट स्टेप, क्या रीजन सही है असर्शन का, मतलब ये आंसर सही है इसका। तो उसको करने के दो तरीके, या तो यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन गिवन होगा और यहाँ पे डेफिनेशन गिवन होगा, तो आप बोलोगे हाँ यार इसी की डेफिनेशन है, और या तो असर्शन में कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करेगा जो रीजन में गिवन है। जैसे रीजन में गिवन है ए आई बराबर आई ए, क्या मैंने ए आई और आई ए दोनों की जगह ए लिखा, क्या मैंने ए आई और आई ए दोनों की जगह ए लिखा, हाँ सर। तो असर्शन में जो मैंने इस्तेमाल किया उसका रीजन दिया है, बिल्कुल दिया है। तो यहां पर यह हुआ कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। भाई मैंने असर्शन में ये रीजन वाला इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है, मैंने बताया ना तीसरे स्टेप के लिए दो रास्ते होते हैं। या तो असर्शन में कोई एक क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे असर्शन में दिया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और रीजन बोल देगा कि भाई साहब जब रो और कॉलम बराबर हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हुई और सही हुआ, हाँ भाई स्क्वायर मैट्रिक्स का यही तो आंसर होता है कि रो और कॉलम बराबर हो। या तो एक तरीके से ऐसे प्रूव होगा, या दूसरा तरीका होगा कि रीजन आपने असर्शन में इस्तेमाल किया होगा तब भी रीजन ट्रू होगा असर्शन के लिए। तो बिल्कुल रीजन मुझे दिया ए आई इक्वल टू आई इक्वल टू ए, और मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, असर्शन इज करेक्ट, असर्शन करेक्ट, रीजन भी सही फैक्ट दिया है, और जो रीजन का फैक्ट है मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। अब चार ऑप्शन देखिए, चार ऑप्शन अभी जितने मैं कराऊंगा ना यहाँ पे असर्शन रीजन, यही चार ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होता है कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हमारा आंसर ये आ गया। बाकी ऑप्शन भी समझा रहा हूं। पहला ऑप्शन देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों असर्शन और रीजन ट्रू है ना, ट्रू। और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ये रीजन जो फैक्ट दिया है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन क्या है जो यहाँ नहीं लगा, दूसरा ऑप्शन है कि ए और आर ट्रू है, मतलब असर्शन अपनी जगह सही है और रीजन का जो फैक्ट है अपनी जगह सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहां पर तो रीजन इस्तेमाल हुआ था असर्शन में, इसलिए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन था, इसलिए बी ऑप्शन नहीं लगा। जो लोग सोच रहे हैं बी ऑप्शन क्यों नहीं लगा सर, ए और आर तो ट्रू है, बिल्कुल ए और आर ट्रू है, लेकिन आर का जो फैक्ट है वो मैंने असर्शन में यूज किया है। दूसरे ऑप्शन लिखा है कि आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए बी ऑप्शन नहीं लगा। सी ऑप्शन क्यों नहीं लगा सर, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ऐसा तो नहीं था, असर्शन ट्रू है रीजन भी ट्रू है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं लगा। डी ऑप्शन ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ये भी आपको पता है कि असर्शन दोनों ट्रू थे, तो ये ऑप्शन तो गए। बी और ए में कंफ्यूजन हो सकता था आपको, भाई सी और डी तो सबसे आसान ऑप्शन होता है कि कोई एक ट्रू है कोई एक फॉल्स है, यहाँ तो दोनों ट्रू थे, तो ए और बी में कोई एक लगेगा। फिर ए लगेगा जब रीजन सही एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का, और बी लगेगा जब रीजन गलत एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का। क्लियर है आपको, तो यहाँ पे लगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ढंग से देखिए, ढंग से, बहुत ही आसान चीजें हैं, ज्यादा कुछ कठिनाई है नहीं, ढंग से देखिएगा, ढंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला स्टेप असर्शन को चेक करना है। असर्शन क्या दिया है,
असर्शन दिया है 700070007, बोल रहा है क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल सही, ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्या आप स्केलर मैट्रिक्स समझते हो? स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल्स एलिमेंट सेम होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है। अब अगला स्टेप मैंने क्या बताया था? रीजन को चेक करो, रीजन वाला स्टेटमेंट। तो देखिए रीजन में क्या लिखा है। रीजन लिखा है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल हैं तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। तो लोग यहाँ गलती कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि सर डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट, ये है ना डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, तो बोल रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल, अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो तो उसके स्केलर कहा जाता है। ये आधी डेफिनेशन दी है, ये आधी डेफिनेशन दी है। क्यों? क्योंकि यार ये बताओ, मुझे एक चीज बताओ, 712070237, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं है सर। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं। क्यों नहीं है सर? क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो नहीं है। मतलब ये है ना नॉन डायगोनल, ये है नॉन डायगोनल, ये है नॉन डायगोनल, ये है नॉन डायगोनल, ये नॉन डायगोनल, भले प्रिंसिपल डायगोनल सेम है लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये स्केलर नहीं हुआ। यहां भाई साहब सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ये आधी डेफिनेशन गिवन है भाई साहब। उसे ये बोलना चाहिए कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सेम होता है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो ये जो रीजन में जो डेफिनेशन दिया है ये आधा सच दिया है, इसलिए मैं इसे मानूंगा फॉल्स। तो यहां पर ऑप्शन लगेगा सी वाला, असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ये ऑप्शन सभी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये वाला ऑप्शन लगेगा। समझ में आया आपको? भाई डायगोनल एलिमेंट सेम होने से जरूर नहीं कि वो स्केलर कहलाएगा, नॉन डायगोनल भी तो जीरो होने चाहिए, जो यहाँ नहीं लिखा है। तो डेफिनेशन आधी लिखी है, तो जब हमने इसको चेक किया तो ये सही नहीं मिला, इसीलिए असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, पॉज किया जाए। असर्शन रीजन का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप जो आपने सर बताया, सबसे पहले असर्शन को चेक किया जाता है। तो असर्शन में दिया है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर नॉट इक्वल होता है किसके? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो भाई फैक्ट ये दिया है, क्या दिया है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इसके बराबर नहीं होता। अब जिनने पढ़ाई की है मैट्रिक्स अच्छे से वो जानते हैं कि ये सच बोल रहा है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इसके बराबर नहीं होता, तो वो तुरंत मान लेंगे कि हाँ असर्शन सही दिया है। और जिनको याद नहीं आ रहा तो मैं उनको बता दूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं किसको? a प्लस बी द होल स्क्वायर को, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा a इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी इज ए बी, बी इंटू ए, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। अब भाई साहब यहां आप इसको प्लस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, a इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं होता, तो इसको यहीं तक छोड़ना पड़ता है, इसको यहीं तक छोड़ना पड़ता है। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर ये होता है, ये नहीं होता। तो असर्शन एकदम ट्रू दिया है। असर्शन बोल रहा है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जो असर्शन स्टेटमेंट दिया है वो सही दिया है, तो असर्शन एकदम सही है। चलो अब मैं चेक करूंगा रीजन। रीजन बोल रहा है क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, रीजन बोल रहा है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, बिल्कुल सही बोल रहा है। भाई असर्शन बोला कि पहला स्टेप क्या होता है? असर्शन को चेक करना होता है। तो असर्शन बोला कि a प्लस बी द होल स्क्वायर नॉट इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही बोला। फिर रीजन बोल रहा है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, ये भी सही बोल रहा है। तो जो असर्शन का स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, जो रीजन का स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते थे। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कहता था कि असर्शन भी सही, रीजन भी सही, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और ऑप्शन नंबर बी कहता था कि असर्शन भी सही, रीजन भी सही, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहां देखें ए ऑप्शन लगेगा कि बी ऑप्शन लगेगा। असर्शन सही है, हाँ सर। रीजन सही है, हाँ सर। मैंने आपको चेक करना सिखाया था, तीसरा स्टेप।
मैंने आपको बताया था कि असर्शन को आप एक क्वेश्चन मान लो, रीजन को आप उसका आंसर मान लो, या रीजन क्या असर्शन में यूज हुआ है, तो रीजन असर्शन में बिल्कुल यूज हुआ है। भाई ए बी नॉट इक्वल टू बी ए यूज हुआ ना, तभी तो आगे सॉल्व नहीं हो पाया। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए यूज हुआ ना, तभी तो भाई ए बी नॉट बी ए बी और बी ए जो है वो इक्वल नहीं होते, तभी तो ये और ये बराबर नहीं आ पाते। अगर ए बी और बी ए इक्वल होते तो मैं इस ए बी की जगह ए बी छोड़ता और बी ए की जगह ए बी लिखता, मैं इस बी ए की जगह ए बी लिखता। कब? जब ए बी और बी ए बराबर होता, लेकिन ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, इसलिए मैं नहीं लिख पाया। तो ये रीजन सही है, ये रीजन सही है। इसी रीजन के कारण ये दोनों बराबर नहीं आ पाए, क्योंकि अगर ए बी और बी ए बराबर होता तो यहाँ ए बी आ जाता, 2ab नहीं हो जाता। तो ये रीजन सही है असर्शन का, इसी की वजह से तो ये असर्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन लगेगा ए, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ ऑप्शन लगेगा ए। ठीक है, आपको ऑप्शन वो लिख लेने हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन में लगेंगे। ठीक है, आपको लिख लेने हैं। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में असर्शन कह रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक करना पड़ेगा, पहले असर्शन को चेक करेंगे कि जो गिवन है वो सही है कि नहीं। तो चलो चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो a इंटू ए इज ए स्क्वायर, a इंटू बी इज माइनस ए बी, b इंटू ए इज प्लस बी ए और b इंटू बी इज बी स्क्वायर। क्या ये इसके बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ए बी और बी ए को अपन कुछ कर नहीं सकते। हमें क्या पता ए बी कितना, हमें क्या पता बी ए कितना। ये दोनों बराबर थोड़ी होते हैं कि आप काट दो। भाई आप अलजेब्रा थोड़ी सॉल्व कर रहे हो, आप मैट्रिसेस सॉल्व कर रहे हो। ए बी और बी ए को नहीं काट सकते। अगर ए बी और बी ए काट देते तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता, लेकिन ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता। इक्वल होता जैसे ही -2 और 2 होता काट देते, लेकिन ए बी बी ए कहाँ इक्वल होता मैट्रिसेस में। तो भाई साहब इसका आंसर ये नहीं आया, तो असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन रॉन्ग आ गया। ठीक है, असर्शन रॉन्ग आ गया। अब अगर असर्शन रॉन्ग आ गया तो उसका एक ऑप्शन था हमारे पास, असर्शन इज फॉल्स, डी ऑप्शन है, असर्शन इज फॉल्स। आगे करने की जरूरत नहीं है वैसे, आगे करने की जरूरत नहीं है वैसे, आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो रीजन गिवन है, रीजन गिवन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। मैंने क्या बोला था? पहला स्टेप होता है असर्शन को चेक करो, चेक किया गलत निकला। दूसरा स्टेप होता है रीजन को चेक करो, रीजन का इंटू करोगे तो यही आएगा ना, यहाँ करके दिखाया तो रीजन सही है। लेकिन समय क्यों खराब करें यार, क्यों समय खराब करें? क्योंकि हमें एग्जाम में ऑप्शन ये मिलेंगे कि भाई साहब असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। हाँ, आपको ये भी मिल सकता है असर्शन फॉल्स, रीजन भी फॉल्स, तो फिर आप आगे करोगे। लेकिन जो रीजन में दिया है ना वो मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ निकाल चुका हूँ। आ रही बात समझ में? तो असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन था वो एक ही ऑप्शन था कि असर्शन नॉट ट्रू, रीजन ट्रू, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। तो ये डी ऑप्शन मैच किया। ठीक है, पॉज किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, ए और बी सिमेट्रिक है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज करो तो ए आएगा और बी ट्रांसपोज करो तो बी आएगा। ये होता है ना सिमेट्रिक की परिभाषा, कि भाई साहब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो तो वही मैट्रिक्स आ जाए, तो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक है। अब असर्शन को चेक करते हैं। ठीक है, असर्शन को चेक करते हैं। असर्शन बोल रहा है कि ए इंटू बी ए एंड ए बी इंटू ए आर सिमेट्रिक। चलो चेक करते हैं। भाई सिमेट्रिक कब होता है? जब आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दे। सिमेट्रिक कैसे प्रूव किया जाता है? जब आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दे, आप कर दो उसका ट्रांसपोज और वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए। आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दे, आप कर दो उसका ट्रांसपोज और आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसे कहा जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बोल रहा है कि भाई ये दोनों सिमेट्रिक है। चेक करते हैं। मैं क्या करूंगा, इनका ट्रांसपोज करूंगा, अगर वापस यही मिल गया तो सिमेट्रिक है। चलो चेक करता हूं।
तो मैं यहां पर ए बी ए का ट्रांसपोज कर देता हूं। अब यहाँ ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लगेगी। मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर P मैट्रिक्स और Q मैट्रिक्स का आप करते हो ट्रांसपोज, तो लास्ट वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले लिखा जाता है और पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर BA है पहले, तो BA का ट्रांसपोज आप पहले लिखेंगे और A का ट्रांसपोज आप बाद में लिखेंगे। जो लास्ट में BA है, BA का ट्रांसपोज पहले लिखेंगे और A का ट्रांसपोज बाद में लिखेंगे। और BA खुद मल्टीप्लिकेशन में है, BA खुद मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर BA मल्टीप्लिकेशन में है तो यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन वाला लगेगा भाई। इसका ट्रांसपोज खुलेगा तो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज और ये वाला है A ट्रांसपोज, है ना। A ट्रांसपोज A के बराबर दिया है क्वेश्चन में, B ट्रांसपोज B के बराबर दिया है और A ट्रांसपोज A के बराबर दिया है। तो हमने ABA से चालू किया था, ABA से चालू किया था, वापस ABA आ गया। हमने ABA से चालू किया था, वापस ABA आ गया। तो भाई साहब ये तो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या होता है कि आप किसी का ट्रांसपोज करो वापस वही मिल जाए। अब इसको चेक करते हैं, किसको, AB इंटू A को। तो AB इंटू A को कैसे चेक कर पाएंगे, इसका कर देंगे ट्रांसपोज। तो लास्ट वाले का इंटू है ना, ये इंटू ये, AB इंटू A, तो A का ट्रांसपोज पहले खुलेगा, AB का ट्रांसपोज बाद में खुलेगा। तो A ट्रांसपोज इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा जब खुलेगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज किसके बराबर है, AB के। क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, तो यह आ जाएगा A B A। क्या ABA था, हाँ ABA था, देखो ना ABA था। तो भाई साहब ये भी सिमेट्रिक आ गया। तो असर्शन एकदम सही है, असर्शन एकदम सही है। पहला स्टेप हो गया कि असर्शन को प्रूव करना पड़ता है सही है कि नहीं, तो सही है। अब आते हैं रीजन में। रीजन बोल रहा है कि AB इज सिमेट्रिक। क्या बोल रहा है कि AB सिमेट्रिक होगा अगर A और B कम्यूटेटिव होगा। बोल रहा है कि AB सिमेट्रिक होगा कब कब कब, जब AB बराबर BA होगा। कुछ कंडीशन में AB बराबर BA आता है, लेकिन हमेशा AB बराबर BA नहीं आता, इसलिए अपन इसको जनरली सत्य नहीं मानते। तो यहां पे इसने कंडीशन देखिए क्या लगाई है, यहां पे बोल रहा है कि AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। AB क्या होगा, सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज करने पे वही आ जाए। तो बोल रहा है कि भाई साहब AB जो है वो सिमेट्रिक होगा, लेकिन जब AB बराबर B होगा, क्योंकि बोल रहा है ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ AB इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझते हो ना, 2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 2, A इंटू B बराबर B इंटू A। तो इसने कंडीशन लगाई है भाई साहब, इनने क्या लगाई है कंडीशन कि AB सिमेट्रिक तभी होगा जब AB बराबर BA होगा। चेक करते हैं, चेक करते हैं, किसको चेक करना है, AB को सिमेट्रिक। किसको चेक करना है, AB सिमेट्रिक। और कभी भी आपको AB को सिमेट्रिक चेक करना हो तो आप कर दो उसका ट्रांसपोज। तो इनका ट्रांसपोज इनटू में है, तो भाई साहब पहले वाले का ट्रांसपोज बाद में और बाद वाले का ट्रांसपोज पहले, और B ट्रांसपोज B के बराबर है, A ट्रांसपोज A के बराबर है। अब देखो, अब देखो मैंने किसका ट्रांसपोज किया, AB का। मैंने किसका ट्रांसपोज किया, AB का, लेकिन आंसर में क्या आया, BA आया। तो क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि ये सिमेट्रिक तभी होगा जब AB बराबर B होगा। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि AB बराबर B होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि A और B कम्यूटेटिव होंगे। कम्यूटेटिव का सीधा 8वीं या 7वीं आपने पढ़ा था, 2 इंटू 3 3 इंटू 2, A इंटू B बराबर B इंटू A। तो भाई साहब मैंने AB को चेक किया कि सिमेट्रिक है कि नहीं, और सिमेट्रिक का कानून ये कहता है कि आप जिसका ट्रांसपोज करो वही आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि अगर AB और BA बराबर है तो ये सिमेट्रिक आ सकता है। तो देखो मैंने BA की जगह AB लिखा, अरे AB का ट्रांसपोज किया, वापस से AB आ गया। मतलब जो रीजन है वो भी सही कह रहा था कि AB सिमेट्रिक उसी शर्त में हो सकता है, AB सिमेट्रिक उसी शर्त में हो सकता है जब AB बराबर BA हो। जब AB बराबर BA हो तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अब हम ये देखते हैं क्या रीजन सही आंसर है असर्शन का, क्या रीजन सही आंसर है असर्शन का। तो हमें चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया, क्या रीजन इस्तेमाल हुआ है असर्शन में। रीजन क्या था, कम्यूटेटिव वाला। रीजन क्या था, कम्यूटेटिव वाला। ऐसा तो कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसा तो कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने कहीं कम्यूटेटिव का इस्तेमाल किया था क्या असर्शन में, नहीं किया था। हमने कहीं कम्यूटेटिव का इस्तेमाल किया था, नहीं किया था। भाई रीजन एक अलग चीज बोल रहा है कि AB सिमेट्रिक होगा अगर
ए बी और बी ए बराबर हो, कम्यूटेटिव हो। असर्शन में तो ऐसे कम्यूटेटिव वाली कोई बात ही नहीं थी, यहाँ तो सिर्फ सिमेट्रिक प्रूव करवा रहा था। तो असर्शन अपनी जगह सही, रीजन अपनी जगह सही, लेकिन रीजन का इस्तेमाल हमने यहाँ नहीं किया। रीजन क्या था? कम्यूटेटिव, ए बी बराबर बी ए। रीजन क्या था? अगर ए बी बराबर बी ए है तो ए बी है सिमेट्रिक। तो कम्यूटेटिव का तो कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ असर्शन में। तो भाई साहब ऑप्शन क्या होगा? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहां पे लगा बी ऑप्शन, यहां पे लगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन था ना यार, यहां पर बी ऑप्शन। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलो समझ में आएगी नहीं यार? रीजन का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ ना यहाँ पर। हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए थे रीजन का कहीं इस्तेमाल हुआ था तो हमने बोला था करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ रीजन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ असर्शन में। कोई बोले रीजन क्या है? ए बी बराबर बी ए, कहाँ इस्तेमाल हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, चलो प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज़ें ये बनने लगेगी। आपके लिए पहली बार है असर्शन रीजन, तो बनने लगेगा। अभी चैप्टर और भी है, अभी तो सिर्फ मैट्रिसेस के चालू हुए हैं, अभी और भी है, सब में करना है असर्शन रीजन के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पी मैट्रिक्स दिया है, बोल रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बोल रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए की वैल्यू -2/3 है और बी की वैल्यू है 3/2। बोल रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या कहते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है सर, ट्रांसपोज करने वही आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं ए की वैल्यू रख देता हूँ, मैं ए की वैल्यू रख देता हूँ 0, 2 इंटू बी है, 2 इंटू बी, तो 2 इंटू बी मतलब 2 इंटू 3/2, 2 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। फिर है -2, फिर है 3, फिर है 1, फिर 3, फिर 3 इंटू ए है, 3 इंटू ए कितना दिया है? -2/3, तो -2, 3 और 3। अब कैसे चेक होगा कि भाई साहब ये सिमेट्रिक है? सर अगर इसका ट्रांसपोज कर दिया आपने, अगर आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया और वही मैट्रिक्स आ गई तो ये सिमेट्रिक होगा। चलो करता हूँ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? पहला रो बन जाता है पहला कॉलम, दूसरा रो बनता है दूसरा कॉलम, तीसरा रो बनता है तीसरा कॉलम। क्या सेम है? 0 3 -2, 0 3 -2, 3 1 3, 3 1 3 -2, बिल्कुल सेम आया यार, बिल्कुल सेम आया। तो हाँ ये सिमेट्रिक है। जो असर्शन बोल रहा है, जो असर्शन बोल रहा है वो सही है, जो असर्शन बोल रहा है सही है। पहला स्टेप होता है चेक करो क्या असर्शन सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा स्टेप होता है कि चेक करो क्या रीजन जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। रीजन बोल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? जब पी ट्रांसपोज बराबर -p होता है। रीजन बोल रहा है कि सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक जब ए ट्रांसपोज -a के बराबर होता है। मैं p की जगह a लिख दिया ऐसी। भाई साहब ये स्क्यू सिमेट्रिक की परिभाषा है, किसी का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव आना, ये स्क्यू सिमेट्रिक की परिभाषा है। और भाई साहब सिमेट्रिक में दे रहे हैं तो इसमें असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा? कौन सा वाला ऑप्शन होगा? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट, सी ऑप्शन होगा। तो इसमें लगेगा ऑप्शन नंबर सी। पॉज किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। चलो तो 7th में आते हैं, तो असर्शन में आते हैं। असर्शन में क्या बोला कि इफ, असर्शन बोला कि ए ट्रांसपोज बराबर ए है। अगर ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए है, तो बोल रहा है कि भाई साहब बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कैसे प्रूव किया जाता है? जिसको भी सिमेट्रिक प्रूव करना हो ट्रांसपोज कर दो, वापस वही आना चाहिए। तो बी ट्रांसपोज ए बी कर रहा हूं, इसको चेक करने के लिए इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। अब क्या होगा, यहां पर ए बी को आप इकट्ठा मान लो, तो पहले आएगा ए बी का ट्रांसपोज और फिर आएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, पहले ए बी ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसमें भी उल्टा हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा और 2 बार ट्रांसपोज लगाओ तो वही आता है, 2 बार ट्रांसपोज लगाओ तो वही आता है। और हमें क्वेश्चन ने बोला कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, हमें क्वेश्चन ने बोला कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। क्या वही चीज आ गई? हाँ सर ये तो वही चीज आ गई। हाँ तो असर्शन एकदम करेक्ट है, सही बात बोल रहा है असर्शन, असर्शन एकदम सही बात बोल रहा है कि भाई साहब ये सिमेट्रिक है। आते हैं रीजन में, आते हैं रीजन में। रीजन बोल रहा है कि ए बी सी का ट्रांसपोज बराबर सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है ये। भाई इसको चलो सॉल्व करके बताता हूँ।
करके बताता हूँ भाई। मैं जैसे इसको मान लिया था, मैंने जैसे इनको एक ही मान लिया था। देखो 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 देखो, ढंग से देखो, ढंग से। मैंने इसको एक ही माना था यहाँ पर भी ऐसे ही किया था कि नहीं किया था? किया था ना। रीज़न है एक मानना, क्योंकि मैं यहाँ बताऊंगा कि तीसरा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी तो हमने क्या किया, असर्शन को चेक किया। अब हमें रीज़न को चेक करना है। रीज़न बोल रहा है कि ये इसके बराबर है, चेक कर लेते हैं। कैसे खुलेगा? लास्ट वाला BC का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। फिर इसका कैसे खुलेगा? C ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। क्या आया? ये बिल्कुल आया सर। तो रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। तीसरा स्टेप, क्या रीज़न कहीं असर्शन में इस्तेमाल हुआ? क्या रीज़न आंसर है असर्शन का? तो यहाँ डेफिनेशन की बात तो नहीं हो रही, तो मैं चेक करता हूँ क्या ये इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की थी, ये चीज़ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की थी, इसीलिए असर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज करेक्ट, रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर लगेगा ऑप्शन नंबर ए। याद है ऑप्शन नंबर ए आपको भाई? ऑप्शन नंबर ए, असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा है। असर्शन दिया है कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। असर्शन दिया है A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। असर्शन दिया है A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो AB माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होता है सर? स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? हम ट्रांसपोज करते हैं, वही मिलता है लेकिन माइनस साइन के साथ। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? मैं ट्रांसपोज करता हूँ, वही मैट्रिक्स मिलती है लेकिन माइनस साइन के साथ। तो असर्शन में आता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ क्या असर्शन सही है। तो असर्शन बोल रहा है A और B सिमेट्रिक है, तो A सिमेट्रिक है मतलब A ट्रांसपोज बराबर A और B ट्रांसपोज बराबर B। बोल रहा है A सिमेट्रिक है, B सिमेट्रिक है। तो बोल रहा है क्या AB माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक है? कैसे प्रूव होगा भाई? जिसको भी चेक करना हो आप उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। कर दिया सर। अब ट्रांसपोज है वो प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी, पहले का भी ट्रांसपोज माइनस दूसरे का भी ट्रांसपोज। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन वाली, B ट्रांसपोज पहले आएगा, A ट्रांसपोज बाद में आएगा। A ट्रांसपोज पहले आएगा, B ट्रांसपोज बाद में जाएगा। भाई साहब A ट्रांसपोज की जगह A लिखना है, B ट्रांसपोज की जगह B लिखना है, तो यहाँ आएगा BA माइनस AB। भाई इसकी वजह से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, तो माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होता है? जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाता है। मैंने AB माइनस BA का ट्रांसपोज किया, मुझे AB माइनस BA मिला माइनस साइन के साथ, तो हाँ ये स्क्यू है, ये स्क्यू है। तो जो असर्शन है वो सही है। असर्शन बोल रहा था स्क्यू सिमेट्रिक होती है, असर्शन बोल रहा था कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो बात करेंगे अब रीज़न की। रीज़न बोल रहा है कि AB का ट्रांसपोज बराबर होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी है ये तो प्रॉपर्टी है, सही बोल रहा है। तो रीज़न भी सही है, रीज़न भी सही है। क्या मैंने इसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर? क्या मैंने इसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर? हाँ किया है भाई। AB ट्रांसपोज की जगह मैंने B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज नहीं लिखा था। तो असर्शन भी सही है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो इसमें भी लगेगा ऑप्शन ए, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पॉज किया जाए। चलिए तो अब चालू करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, केस स्टडी दी गई होगी हमें और उसके कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे जिसे हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये बहुत आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, बस आपको ये जो दिया है इसे ढंग से पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन में लिखा है अटेम्प्ट एनी 4। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है अटेम्प्ट एनी 4, लेकिन मेरे को तो आपको समझाना है तो मुझे तो आपको सारे बताने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में लिखा है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है, वो 3 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। पहली पेंसिल, दूसरी इरेजर और तीसरी शार्पनर। ठीक है, उसको क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है 2 मार्केट में। ठीक है, जैसे एक मान लो फैक्ट्री वाला है, ठीक है, वो पेंसिल, इरेजर और शार्पनर ये बना रहा है।
अब वो जो बनाएगा तो कहीं तो जाके किसी मार्केट में सेल करेगा ना दुकान वालों के, ताकि दुकान वाले कस्टमर को सेल करेंगे। तो वो क्या करता है, दो मार्केट में सेल करता है, मार्केट ए और मार्केट बी। अब इसे ढंग से समझो, ये टेबल क्या कहती है, टेबल कह रही है प्रोडक्ट इन नंबर, मतलब मार्केट ए में पेंसिल कितनी बेची गई है, 10,000 क्वांटिटीज। इरेजर कितने बेचे गए हैं, 2000 क्वांटिटीज मार्केट ए में। शार्पनर कितने बेचे गए मार्केट ए में, 18,000 क्वांटिटीज। इसी प्रकार मार्केट बी में पेंसिल 6,000 क्वांटिटीज बेची गई हैं, 2000 क्वांटिटीज बेची गई हैं आपकी इरेजर, और 8000 क्वांटिटी बेची गई हैं आपकी शार्पनर। ठीक है, अब देखो क्या लिखा, इतना उसने फैक्ट्री वाले ने सेल किया मार्केट में। ठीक है, इतने यूनिट्स। इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ पेंसिल इरेजर शार्पनर, देखो ये यूनिट सेल प्राइस है। ठीक है, यूनिट सेल प्राइस कितनी दी गई है, 2.5 दी है पेंसिल की, 1.5 दी है इरेजर की, और 1 रुपीज दी गई किसी शार्पनर की। एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 2, 1 एंड 0.50। ठीक है, नीचे वाली देखो कॉस्ट प्राइस है, ऊपर वाली सेल्स प्राइस है। ये कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस आपने तो छोटी क्लास में पढ़ाई हुआ है ना। तो ये जो ऊपर दिया गया ये सेल्स प्राइस दिया गया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, और ये नीचे वाली क्या दी गई, कॉस्ट प्राइस। तो बोल रहा है टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए, मार्केट ए से कितना रुपए कमाया गया है। तो मार्केट ए से कितना रुपए कमाया गया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे आप बताओ निकाल सकते हो रेवेन्यू, भाई जितना प्रोडक्ट बेचा है इनटू उसका सेलिंग कॉस्ट। भाई जैसे एक पेंसिल 2 रुपए की है ना, हमने जाके उसे 1000 पेंसिल बेच दी, तो 2 इंटू 1000 करोगे ना, 2 इंटू 1000 है ना। तो कोई बोले कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों लगाना है, तो ये रीजन है इसका। तो सबसे पहले निकालना है टोटल रेवेन्यू इन मार्केट ए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू इन मार्केट ए। मार्केट ए में कितना रेवेन्यू हुआ, तो मार्केट ए में पेंसिल कितनी बेची गई है, मार्केट ए में पेंसिल बेची गई है 10,000। ठीक है, इरेजर कितने बेचे गए हैं 2000, और शार्पनर कितने बेचे गए 18,000। ये है क्वांटिटीज। ठीक है, अब हमें इसके कॉस्ट से इंटू करना पड़ेगा, हमें बताना मार्केट से कि कितना रेवेन्यू हुआ। जैसे मैंने बताया ना भाई, 2 रुपए की पेंसिल आपने 1000 क्वांटिटी बेची तो कितना हुआ 2000, 2 इंटू 1000। तो इस प्रकार यहाँ पर कॉस्ट सेलिंग प्राइस से इंटू करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस 2.5, 1.5 और 1 है, तो सेलिंग प्राइस ऐसे लिखूंगा मैं, कॉलम मैट्रिक्स में 2.5, 1.5 और 1। ठीक है, अगर आप एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स में लिख रहे हो, दूसरे को कॉलम मैट्रिक्स में लिख रहे हो, अगर एक को रो मैट्रिक्स में लिख रहे हो तो दूसरे को कॉलम मैट्रिक्स में ही लिखना पड़ेगा, तभी ये इंटू हो पाएगा। हाँ, अगर कुछ लोग सोचें सर ऐसे क्यों किया आपने, तो इसका रीजन बता रहा हूँ कि जैसे देखो इसका ऑर्डर क्या बोलो, 1 रो और कॉलम कितने 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 रो और कॉलम कितने 1, हमने आपको बताया है। ठीक है, हमने जब मैट्रिक्स पढ़ाया था तो हमने आपसे बताया था कि भाई साहब 2 मैट्रिक्स तभी इंटू होती है जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो। इसी प्रकार करोगे तभी कॉलम और रो आपको बराबर मिलेंगे। देखो कॉलम 3 रो 3 है ना, तो आपको एक रो मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी और एक क्या लेनी पड़ेगी, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये आपकी मर्जी है कि इसे रो मैट्रिक्स लो और इसे कॉलम मैट्रिक्स लो, या नंबर ऑफ यूनिट्स को कॉलम मैट्रिक्स लो और कॉस्ट को क्या ले लो आप, रो मैट्रिक्स। लेकिन किसी एक को, नंबर ऑफ यूनिट्स और कॉस्ट, इनमें से किसी एक को रो मैट्रिक्स करनी पड़ेगी, किसी एक को कॉलम, तभी वो इंटू हो पाएगी। तो इंटू कैसे होगा, पहला रो पहला कॉलम, एक ही एलिमेंट मिलेगा, पहला रो पहला कॉलम A11 मिलेगा। तो चलिए इंटू कर लेता हूँ, 10,000 को 2.5 से इंटू करूँगा, 2 जीरोस के इससे डेसिमल चले जाएंगे, 2 जीरो से डेसिमल चले जाएंगे, 10,000 में 4 जीरो होते हैं, 2 जीरो से डेसिमल चले गए, 250 बचा। ठीक है, 250 इंटू 100, 250 इंटू 100, 2 जीरो और बढ़ा दिए, प्लस 2000 को 1.5 से इंटू करेंगे, 2 जीरो से डेसिमल गया तो 150 बन गया, 150 और इधर बचा 20, 150 इंटू 2 होता है आपका 300 और यहाँ पर आ गया 3000। ठीक है, ये 150 बचा है और ये क्या है आपका 20 बचा है, क्योंकि डेसिमल का 2 प्लेस से 2 जीरो का हमने इस्तेमाल कर लिया, 2000 पीसेस ही बेचा था ना। हाँ, प्लस 18,000 का 1 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 18,000। तो टोटल कितना मिला 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 18 46,000। ठीक है, 46,000 उसे मार्केट ए से मिला है, 46,000 उसे मार्केट ए से मिला है, सी ऑप्शन, 46,000 उसे मार्केट ए से मिला है। ठीक है, बात करते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है मार्केट बी से कितना रेवेन्यू हुआ, मार्केट बी से बहुत आसान, मार्केट बी का उठाओ 6,000, मार्केट बी में इरेजर कितना बेचा है 20,000, शार्पनर कितना बेचा है 8,000, और इसे कॉस्ट से इंटू लगा दो,
ठीक है, कॉस्ट तो सेम है, दोनों मार्केट की कॉस्ट सेम है। सेलिंग प्राइस 2.5, 1.5 और 1, 2.5, 1.5 और 1, तो कितना आ जाएगा बोलो? 6000 का 2 जीरो से इसका डेसिमल कट हो गया, 250 बन गया, 250 इंटू 60 बचा, तो 250 इंटू 6 कितना होता है? 500, 1000 और 1500 है ना, तो 1500 और 1 जीरो, ठीक है। 2 जीरो से इसका डेसिमल का है तो 150 बन गया, 150 इंटू 200, 150 इंटू 200, ये आ जाएगा आपका 30,000, 30,000, 150 इंटू 200 कितना जाएगा? 30,000, और 8,000 का 1 से करोगे तो 8,000, प्लस करेंगे 15 प्लस 30, 15 प्लस 30 45, 45 प्लस 8 53, 53,000, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट इनकर्ड इन मार्केट ए। मार्केट ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है, मार्केट ए का कॉस्ट प्राइस। तो मार्केट ए में पेंसिल कितनी बेची गई थी? मार्केट ए में पेंसिल कितनी बेची गई थी? 10,000। इरेजर कितने बेचे गए थे? 2,000। शार्पनर 18,000। तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है आपको, कॉस्ट इनकर्ड इन मार्केट ए, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई थी? कॉस्ट प्राइस ये तो टोटल इतना बेचा है, इतने यूनिट, कॉस्ट प्राइस ये दी गई थी 2, 1 और 0.50, 2, 1 और 0.50, तो कितना आएगा? 10,000 इंटू 2 20,000 प्लस 2,000 इंटू 1 2,000 प्लस 18,000 इंटू 0.5 9,000, 20 प्लस 2 22 और प्लस 9 31,000, ये आ गया डी ऑप्शन, ठीक है। अब चौथे क्वेश्चन क्या मांग रहा है? प्रॉफिट इन मार्केट ए एंड बी। बोल रहा है प्रॉफिट कितना होगा मार्केट ए में और मार्केट बी में। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? छोटी क्लास सीखा था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट निकालना है मार्केट ए का, मार्केट ए का अपन ने सेलिंग प्राइस निकालना था, टोटल रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस था। तो सेलिंग प्राइस, सबसे पहले मैं मार्केट ए की बात करता हूँ, मार्केट ए। तो मार्केट ए का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मार्केट ए का सेलिंग प्राइस कितना आया था? 46,000, और कॉस्ट प्राइस अभी थर्ड क्वेश्चन निकाला हमने, कॉस्ट प्राइस 31,000। तो मार्केट ए का प्रॉफिट आया 15,000, ठीक है, मार्केट ए का प्रॉफिट आया 15,000। तो 15,000 और तो किसी में नहीं है, नहीं, ऑप्शन नंबर ए। सर मार्केट बी का भी तो निकाल लो, मार्केट बी का अच्छा आगे काम आएगा, तो चलो मार्केट बी का भी निकाल लेते हैं। मार्केट बी का कैसे निकालना पड़ेगा बताओ? मार्केट बी का सेलिंग प्राइस है क्या हमारे पास? बिल्कुल है सर, मार्केट बी का सेलिंग प्राइस है बिल्कुल। तो कॉस्ट प्राइस है क्या मार्केट बी का? नहीं, कॉस्ट प्राइस मैंने नहीं निकाला था, थर्ड क्वेश्चन में तो मैंने मार्केट ए का कॉस्ट प्राइस निकाला था। तो भाई कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ ऑफ मार्केट बी, कैसे निकलेगा कॉस्ट प्राइस? भाई मार्केट बी में कितने बेचे गए? 6,000, 20,000 और 8,000। इसे करना होगा कॉस्ट प्राइस से इनटू, कॉस्ट प्राइस कितना दिया? 2, 1 और 0.50, कितना आ जाएगा? 6, 2, 12, 6, 2, 12, 6, 2, 12 प्लस 20,000, यह आ जाएगा आपका 20,000 प्लस यह आ जाएगा 4,000, कितना हुआ? 12, 20, 32, 36, 36,000। तो प्रॉफिट, इसको पहले यहाँ ये ठीक है। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है? मार्केट बी की सेलिंग प्राइस, मार्केट बी की सेलिंग प्राइस थी 53,000, 53K थी, माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी आई? 36K, ठीक है, 17K है ना, 17K आ गई, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या किया जाए? इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? तो मार्केट ए में प्रॉफिट हुआ 15K का प्लस 17K, कितना आएगा? 17 प्लस 15 32K। तो ये सब आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में इतना आपको लिखना थोड़ी है, ठीक है। जितना ज़्यादा जल्दी कर सकें, कम से कम स्टेप्स में कर सकें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। पॉज किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अगली केस बेस्ड स्टडी थी,
बिलो आर द मैट्रिसेस क्रिएटेड बाई देम, देम में मैंने अमित, बैराग और चिराग, ठीक है, अमित, बिराज और चिराग, इनने 3 मैट्रिसेस बनाई हैं ए बी सी, जहां पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दी गई है। तो बोल रहा है कि सम निकालो किसका, ए प्लस बी प्लस सी कर दो, सम निकालो ए प्लस बी प्लस सी कर दो। बड़ा आसान, बड़ा आसान, डायरेक्ट करेंगे। तीनों का ऑर्डर सेम है ना, हाँ सर सेम है, प्लस कर दे डायरेक्ट। देखो 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये रहा। क्लियर है आपको, देखो देखो देखो, यही तो ऐड होते हैं, 1 + 4 + 2 7, 7 वाला ऑप्शन तो यही है, और कहीं 7 है नहीं A11 में, समय बचाना है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, भाई साहब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर ही होता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी पता है तो आप ए ट्रांसपोज निकाल के फिर ट्रांसपोज करने का समय नहीं खराब करोगे। तो भाई ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। तो ए कितना है, 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, ये रहा ये रहा ये रहा। बड़ी जल्दी हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अब b इंटू ए द होल ट्रांसपोज बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूं। b इंटू ए निकाल रहा हूं पहले मैं। b स्मॉल b है, स्मॉल b है, और कैपिटल ए। स्मॉल b मतलब ये रहा -2, स्मॉल b का मतलब -2, और कैपिटल ए का मतलब है 1 2 -1 3। इसको अगर मैं इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा -2, -2 इंटू 4 इज -4, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -6। अब भाई साहब बोला है कि बी ए का ट्रांसपोज कर दो, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, इस मैट्रिक्स का। तो पहला रो बन जाएगा, पहला कॉलम, पहले कॉलम में आ जाएगा -2 -4। किसमें है पहले कॉलम में -2 -4, इसमें है -2 -4। आए क्या समझ में, बिल्कुल सर आया। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है AC - BC, बन जाएगा ना आपसे, AC - BC, ठीक है, AC - BC। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है 1 2 -1 3 A इंटू सी। सी मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स है 2 0 1 -2 माइनस ऑफ बी सी। बी क्या है भाई साहब, बी है 4 0 1 5, और सी मैट्रिक्स है 2 0 1 -2। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से इंटू होता है, ये तो सब आपसे बनता होगा, है ना। 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू -2 इज 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2 इज -2, 3 इंटू 1 इज 3। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू 0 खत्म, 3 इंटू -2 इज -6 माइनस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 2 इज 8, 0 इंटू 1 खत्म, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 इंटू 0 इज 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 5 इज 1 इंटू 2 इज 2, 5 इंटू 1 इज 5, तो ये आ जाएगा 7। फिर से चेक करते हैं, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 7, ठीक है सर। 1 इंटू 0 0, 5 -10। सॉल्व किया जाए, आगे आगे सॉल्व किया जाए। 2 + 2 4, बगल में 4, -2 + 3 1, -6, और यहाँ -8 0 7 -3 7 -10, ये आ जाएगा 4 - 8 -4, 4 - 0 4, 1 - 7 इज -6, -6 4, -4 4, -4 4, -4 4, -4 4, -6 4। ठीक है, ये साइन कुछ गलत आ रही क्या, ये साइन कुछ गलत आ रही क्या। -4 4 वाला तो यही है, और -6 4, ये वाला चेक किया जाए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू -2 इज -4, माइनस, तो ये वाला ऑप्शन सही आ गया सर। ठीक है, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्मॉल a प्लस स्मॉल b, स्मॉल a प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल B, मतलब ये मैट्राइसिस है। तो a कितना है भाई साहब 4, b कितना है -2, और b मैट्रिक्स क्या है 4 0 1 5, यह आ जाएगा 2 4 0 1 5, 2 4 8 होता है। 8 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये है। पॉज किया जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ठीक है, 3 स्कूल हैं, DPS, CVC और केंद्रीय विद्यालय।
डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर, ठीक है, एक मेला लगाया गया फॉर कलेक्टिंग मनी, पैसा कलेक्ट करने के लिए ताकि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए। दे सोल्ड हैंडमेड फैंस, ठीक है, हाथ से बनाया हुआ पंखा, मैट और प्लेट्स, ठीक है, रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया उनने। और कितने रुपए बनाया? 2500 और 50, 2500 और 50 रुपए बेच रहे हैं। किसको? 25 रुपीज़ में किसको बेच रहे हैं? सबसे पहले था फैन 25 रुपए का बेच रहे हैं, मैट 100 रुपीज़ का और प्लेट 50 रुपीज़ का। ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिया गया है। डीपीएस ने फैन कितने सेल किए? 40। डीपीएस ने मैट कितने सेल किए? 50। डीपीएस ने प्लेट कितने सेल किए? 20। ऐसे बाकी स्कूलों का लिखा है। व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड बाय द डीपीएस? डीपीएस ने कितना मनी कलेक्ट किया? बहुत आसान। डीपीएस ने कितना बेचा है? 40, 50, 20। डीपीएस ने कितना बेचा है? 40, 50, 20। क्या है सर ये 40, 50, 20? सर ये फैन है, मैट है और प्लेट है। और कितने रुपए में बेचा होगा? मैंने आपको बताया कॉस्ट निकालना हो तो एक कॉलम मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स, एक रो मैट्रिक्स तो एक कॉलम मैट्रिक्स। तो मैंने इसे कॉलम में ले लिया, तो रो में क्या लेंगे? 2500 और 25, 100 और 50। चलिए इंटू किया जाए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इंटू कर सकते हैं ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप ऐसे ले लो, चाहे आप ऐसे ले लो, अगर आपको लगता है कि वैसा वाला हमने ऐसे किया था, आप ऐसे ले लो, 40, 50, 20। और इसे आप क्या ले लेंगे? 25, 100 और 50। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही एलिमेंट आएगा, A11 आएगा। तो कितना आएगा? 40 इंटू 25, 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 100 होता है, 1000 आएगा। 50 इंटू 100 3 0, 2 इंटू 5 10 होता है और बाकी, ठीक है, कितना आया? 1000 प्लस 1000 2000 और ये आपका आ गया 7000। व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय सीवीसी एंड केवीसी? सीवीसी एंड केवीएस। चलो ये तो मैंने डीपीएस का निकाला था, अब मैं सीवीसी का निकाल लेता हूँ। 25, 40, 30, 25, 40 और 30 और इंटू कर लेते हैं किससे? 25, 100 और 50 से। चलिए सॉल्व किया जाए। 25 इंटू 25 625, 4 इंटू 1 4, कितने जीरो? 3 जीरो, 3 इंटू 5 15 और 2 जीरो, ठीक है। तो 1500 और 4000 ये सही था 15, हाँ सही था। तो ये आ जाएगा आपका 5500 और 6125। अच्छा ये तो सीवीसी का आ रहा है ना, अपने को तो टोटल निकालना है सीवीसी और केवीएस का, है ना, सही है ना। फिर से प्लस करते हैं 5500 और 60, ठीक है। अब निकालते हैं केंद्रीय विद्यालय का। केंद्रीय विद्यालय ने कितना बेचा? 35, 50 और 40। और कॉस्ट कितनी थी? वही है सर, कॉस्ट वही है ना, 25, 100 और 50। डायरेक्ट कर लें क्या सर? 35 इंटू 25 डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। 35 इंटू 25, 35 इंटू 20 आपका 700 होता है। 35 इंटू 2 70, 700 होता है, बिल्कुल सही। और 35 और 5 175, ठीक है, 175। 700 में 175 ऐड करेंगे 700 में तो 875 प्लस 5000 प्लस 2000 5000 7875। तो इन दोनों का प्लस निकालना आपने को 6125 और 7875, ठीक है। तो ये तो पूरा हो गया, प्लस हो गया ना, ये तो पूरा ही हो गया है ना। 8 से 14 ये आ गया 14000। अरे भाई साहब यहाँ पर ये फिर व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय 3 स्कूल? तीनों स्कूल का मिला के कितना होने वाला है? तीनों स्कूल का मिला के भाई साहब 2 स्कूल का मिलाया तो कितना आया था? 14000 आया था। 2 स्कूल का मिला 14000, 14000 प्लस 7000 21,000। सी ऑप्शन। बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, ज़्यादा मेहनत करा ही नहीं रहा है, ठीक है। 4th क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ हैंडमेड फैंस एंड प्लेट्स आर इंटरचेंज, ठीक है, हैंडमेड फैंस एंड प्लेट्स आर इंटरचेंज फॉर ऑल स्कूल, ठीक है। फैन और प्लेट को चेंज कर दिया जाए तो देन व्हाट इज द टोटल मनी कलेक्टेड बाय ऑल स्कूल?
बाई ऑल स्कूल। अच्छा अच्छा अच्छा, बोल रहा है कि ये वाला ऊपर ले लो, ऊपर वाला नीचे ले लो। इफ द नंबर ऑफ हैंडमेड फैंस एंड प्लेट्स आर इंटरचेंज, मतलब अभी फैन कितने बनाए गए हैं, डीपीएस वालों ने 40, सीवीसी वालों ने 25, केवीएस वालों ने 35, प्लेट बनाए 20, 30, 45। तो बोल रहा है ये चीज़ ऊपर ले लो, ये चीज़ नीचे ले लो। मतलब आपसे बोल रहा है कि ये चीज़ आप ऊपर ले लो, मतलब 20, 30 और 40। मैट तो अपनी जगह ही रहेगा, मैट तो अपनी जगह ही रहेगा, और ये भाई साहब नीचे आ जाएंगे। कौन सा, ये वाला तो 40, 25, 30, 40, 25, 35। क्या आपको समझ में आया भाई साहब? वो बोल रहा है कि अभी क्वेश्चन के हिसाब से तो फैन इतने बनाए गए थे ना, 40, 25, 35। तो बोल रहा है कि ये वैल्यू इंटरचेंज कर दो। मतलब अब फैन कितने बनाए होंगे, 20, 30, 40, और प्लेट्स कितने बनाए होंगे, 40, 25, 35। तो कितना कमाई होती, तो कितना कमाई होती? कमाई है 2550, 2550। ये डीपीएस का है, ये सीवीसी का है, और ये केवीएस का है। आ रही बात समझ में? क्लियर है सभी को? डीपीएस, सीवीसी और केवीसी का है ना। तो अब इसे क्या करेंगे, इसे इनटू नहीं कर पाओगे आप, तो इसे देखो, ये मैंने ये कॉलम में लिखा है ना, ये मैंने लिखा है कॉलम में, ठीक है, ये मैंने लिखा है कॉलम में। मैंने डीपीएस कैसे लिखा था, रो में लिखा था क्या? तो एक काम करता हूँ आपको समझाने के लिए, ढंग से देखना, ढंग से देखना। पहले मैं डीपीएस का लिखता हूँ। डीपीएस का कितना हो जाएगा, डीपीएस का कितना हो जाएगा भाई, फैन को और प्लेट को इंटरचेंज करना है, फैन को और प्लेट को इंटरचेंज करना है, ठीक है। पहले मैं डीपीएस का निकाल लेता हूँ आसान तरीके से। तो 20 ऊपर पहुँच जाएगा, बीच में 50 ही रहेगा, और 40 नीचे आ जाएगा। और भाई साहब कॉस्ट तो वही है, 25, 100 और 50। चलिए इंटू करते हैं, 25 इंटू 2 50 और एक 0, 5 इंटू ये आ जाएगा 5000 और ये आ जाएगा 2000। तो भाई साहब कितना कमाई हुई, 7000 और 7500। ये हुआ डीपीएस का। अब बात करते हैं सीवीसी की। सीवीसी में ये चेंज कर देना आपको, हैंडमेड और प्लेट को, फैन और प्लेट को। तो 30 ऊपर पहुंच गया, फिर था 40 और फिर नीचे आया 25। बगल में कॉस्ट, एक को रो मैट्रिक्स है तो अगले कॉलम मैट्रिक्स, 25, 100 और 50 इंटू कर लेता हूँ। 25 इंटू 3 कितना होता है, 75 और 0 प्लस 4 इंटू 1000, 25 इंटू 5 125 और 0। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 750 इससे प्लस करोगे तो ये 2000 हो गया, ये आ गया 6000। ठीक है, केवीएस का निकाल लेते हैं। केवीएस का 35, 40 को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो 40 आ गया पहले, फिर 50 और फिर 35। इसको कर देते हैं वही 25, 100 और 50 से। तो 4 इंटू 25 100 मतलब 1000, ये आ जाएगा 5000 और 5 ये आ जाएगा आपका 1750 आ जाएगा 1750। 35 इंटू 5 होता है 175, प्लस कर लेता हूँ 6000, 7750। ठीक है, तो कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ भाई, 7500 प्लस आपका 6000 प्लस आपका 7750। ठीक है, 0 5 12 7 प्लस 7 प्लस 7 21 21250 21250 21250 21250 21250। ठीक है, आसान था ना? क्या इतना सॉल्व कर रहा हूँ तभी टाइम लग रहा है, आपको इतना सॉल्व नहीं करना, जल्दी नहीं करना, इतने स्टेप्स नहीं लिखना है। ठीक है, और पहली बात तो कोई भी 4 करने होते हैं तो मेरे हिसाब से आप ये मत करिए। ठीक है, आपको कोई भी 4 करने होते हैं, इसमें तो नहीं लिखा, आपको कोई भी 4 करने होते हैं, अगर मान लो इसमें तो नहीं लिखा, ऑप्शन है कोई भी 4, तो ये वाला मत करना, क्योंकि ये आपको जो आपने पहले के 3 क्वेश्चन किया ना वो चौथे में करवा दिया आपसे। 5वां क्वेश्चन बोला है कितने आर्टिकल्स बेचे हैं भाई साहब तीनों स्कूलों ने, कितने आर्टिकल्स बेचे हैं, इतने आर्टिकल्स बेचे हैं, प्लस कर लें 40 50 20 कितना आ गया 90 और 110, ये 110 बेचा है। 70 70 95, ये 95 बेचा है, 90 और 125। ठीक है, 5 इसमें दिया, 130 130 और 90, 130 और 90 220 320 320 320 330 आना चाहिए क्या यार, 130 ये आ जाएगा 130, 5 प्लस करोगे तो 130 आ जाएगा, और 130 और 220 330, सही बात है यार, 330 आना चाहिए। समझ गए? पॉज किया जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन हर बर्थडे सीमा डिसाइडेड टू डोनेट सम मनी टू द चिल्ड्रन ऑफ ऑर्फनेज होम।
ठीक है, अपने बर्थडे के दिन सीमा ने कुछ बच्चों को कुछ डोनेट करना चाहा, ठीक है। बोल रही है कि इफ देयर, अच्छा देखना थोड़ा 10वीं का क्वेश्चन मार दिया इसने, ढंग से देखना, 10वीं और मैट्राइसिस को इनने जोड़ दिया एक साथ। इफ देयर वेयर 8 चिल्ड्रन लेस, अगर 8 चिल्ड्रन कम होते तो हर बच्चे को 10 रुपए ज्यादा मिलते। याद आ रहा है 10वीं में ऐसे क्वेश्चन करते थे, अगर 8 बच्चे कम होते तो 10 रुपए ज्यादा मिलते। इफ देयर वेयर 16 चिल्ड्रन मोर, अगर 16 बच्चे ज्यादा होते तो 10 रुपए कम मिलते सबको। अच्छा, लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स, ठीक है सर, ये तो हमें दे दिया इनने। लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स, टोटल बच्चे कितने हैं एक्स, एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर वन चाइल्ड, अमाउंट गिवन टू वन चाइल्ड, एक चाइल्ड को कितना दिया गया है वाई रुपीस, एक बच्चों कितना दिया है वाई रुपीस। अब देखना केस फर्स्ट, केस फर्स्ट ढंग से देखना क्या बोल रही, टोटल बच्चे कितने माने गए हैं एक्स, हर बच्चों कितना दिया है वाई। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, मुझे बताओ अगर मान लेते हैं 10 बच्चे, ऐसे ही मैं अपने से एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मान लो 10 बच्चे, सबको हमने 100 रुपए दिए, सबको हमने 100 रुपए दिए, टोटल बच्चे कितने हैं 10, सबको दिए 100 रुपए, तो टोटल कितना देना पड़ा 10 × 100, 1000 रुपये देना पड़ा कि नहीं भाई। अगर 10 बच्चे हैं सबको 100 दिए, 10 × 100 करोगे कि नहीं, हाँ सर। तो बताओ बच्चे कितने हैं एक्स, सबको कितना दिया वाई, तो टोटल उसने कितना दिया एक्स × वाई, क्या समझे, टोटल उसने कितना दिया एक्स × वाई। अब ढंग से देखो, बोल रही है कि अगर 8 बच्चे कम होते, 8 बच्चे कम होते, 8 बच्चे कम होते मतलब अभी बच्चे कितने हैं एक्स, तो 8 बच्चे अगर कम होते तो कितना देती वो सबको, 10 रुपए ज्यादा देती। अभी वो कितना दे रही थी वाई दे रही थी, तो 10 रुपए ज्यादा देती। सर आपने दोनों ब्रैकेट को इंटू क्यों लगाया, अभी एग्जांपल बताना भाई। अगर 10 बच्चे हैं और सभी को हम 100 रुपए दे रहे हैं, तो टोटल 10 × 100 देंगे कि नहीं देंगे, देंगे सर। तो भाई टोटल बच्चे हैं x - 8, 8 बच्चे कम हो जाएं, सभी को 10-10 रुपए ज्यादा दे दें भाई, इतना y + 10 देना है, तो इंटू करना पड़ेगा ना, और इंटू करने कितना आएगा x × y, भाई इतना ही आएगा ना जितना वो लेके गई थी पैसा। भाई पैसा उसने चेंज नहीं किया, पैसा चेंज नहीं किया, उसने बोला कि अगर यहाँ पे चलो XY तो आपको मैं समझा ही दिया हूँ, बोले कि अगर 8 बच्चे कम कर दूं और सबको 10-10 रुपए ज्यादा दे दूं, भाई होगा तो उतना ही पैसा ना उसके पास, पैसे उसने चेंज नहीं किए हैं। वो अगर XY रुपीज लेके चली थी तो उसके पास XY रुपीज ही हैं, क्या चेंज हुआ, बच्चे चेंज हुए और सबका हिस्सा चेंज हुआ। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा XY, ये आएगा 10x, ये आएगा -8y, ये आएगा -80 = XY। XY उधर चला आएगा तो खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ये आएगा 10x - 8y = 80, सभी 2 से डिविजिबल हैं, तो 5x - 4y = 40। सर ये क्या कर दिया आप, भाई मैंने 2 कॉमन ले लिया और सी के नीचे चला गया 2। आप जैसे भी कॉमन लेना जानते हो भाई, 12वीं के हो आप, करो उस हिसाब से। केस सेकंड की बात करता हूँ, केस नंबर सेकंड। केस सेकंड में भाई साहब क्या बोल रही है, इफ देयर वर 16 चिल्ड्रन मोर, अगर 16 बच्चे ज़्यादा होते तो सबको कितना देती, 10 रुपये कम देना पड़ता। भाई बच्चे बढ़ गए, 10 रुपये कम, लेकिन पैसे तो उतना ही लेके निकली है, कितने XY। कैसे XY समझ में आया भाई, बच्चे थे शुरुआत में X, सबको देना था Y, तो उसने XY रुपीज़ निकाल के रख दिया ना, बच्चे थे 10, सबको देना था 100, 1000 रुपये उसने निकाल के रखे। अब बच्चे बढ़ जाएंगे, अगर मान लो कि भाई चलो दूसरे मोहल्ले से भी बच्चे आ गए, तो सबको कम कम दे के संतुष्ट करना पड़ेगा ना। भाई मान लो मैं 1000 रुपये लाया, मैं कितने लाया 1000, मैंने सोचा कि यार यहाँ 10 बच्चे हैं, सबको अपन 100-100 दे देंगे, लेकिन बगल वाले मोहल्ले से और बच्चे आ गए, अब उनको वापस तो नहीं भेज सकते ना, तो सबका हिस्सा कम करना पड़ेगा, बराबर बराबर देना पड़ेगा। तो देखो XY ही है, उसके पास पैसा XY है, लेकिन यहाँ पे बच्चे और हिस्सा कम हुआ, तो XY ये हुआ -10x, ये हुआ 16y -160 = XY। XY से XY गया, -10x = 160, 2 से काटा = 80, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। क्या निकालना था, द इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ x एंड y। अच्छा इक्वेशन पहली आई है 5x - 4y = 40, ये रही, और 5x - 5x + 8y = 80।
माइनस 5x वाला कोई नहीं है, मतलब माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस साइन कॉमन लूंगा तो 5x माइनस 8y इक्वल टू हो जाएगा 80। माइनस साइन उधर जाएगा तो 5x माइनस 8y माइनस 80। ऑप्शन नंबर ए सही है। 5x माइनस 4y इक्वल टू 40। माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस साइन उधर जाएगा तो 5x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 80। चलो पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा था सर, क्या करें। दूसरा क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वेशन रिप्रेजेंट द, अच्छा इसको अपन ने लास्ट एक्सरसाइज 6वीं एक्सरसाइज में इसको मैट्रिसेस में बदलना सीखा है। 5 माइनस 4 40, 5 माइनस 4 40 और इसको बताना क्या आएगा। ये माइनस उधर जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो ये आएगा ना 5। देखो 5 माइनस 4 40, 5 माइनस 4 40, 5 माइनस 8 माइनस 80, 5 माइनस 8 माइनस 80, ये वाला सी ऑप्शन है। 5 माइनस 4 40, 5 माइनस 4 40, 5 माइनस 8 माइनस 80। हाँ भाई बिल्कुल 6वीं एक्सरसाइज का कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर गिवन सम मनी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब x, अपने को x निकालना है। अरे बड़ा आसान, एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा सर। 5x माइनस 8y और माइनस 80, ये दो इक्वेशन थी, तो यहां लगाया माइनस, यहां लगाया प्लस। देखो प्लस है तो माइनस आता है, माइनस है तो प्लस आता है, और ये माइनस है तो प्लस आता है, ये गया कैंसिल। माइनस 4 प्लस 8 4y, 40 प्लस 80 120, तो y बराबर क्या आ जाएगा 30, y बराबर आ जाएगा 30, बाई 4 नीचे गया और y की वैल्यू 30 यहाँ रख दी मैंने। तो 5x माइनस 4 इंटू 30 120 इक्वल टू 40, और 5x माइनस उधर जाएगा तो 160, x का वैल्यू 32। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब x, तो ये आया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी इज गिवन टू ईच चाइल्ड। हर बच्चे को y रुपीस दिया गया था, हर बच्चे को y रुपीस दिया गया था, और y मैंने निकाल लिया 30, तो हर बच्चे को 30 रुपए दिया गया था। हाउ मच अमाउंट सीमा स्पेंड, टोटल मनी कितना उसने खर्चा किया। ये क्या था सर, ये हर बच्चे का हिस्सा था, हर बच्चे को y मिला था। अब बोलिए टोटल कितना पैसा खर्चा किया, इनटू करना पड़ेगा। बच्चे कितने हैं, बच्चे हैं सर 32, बच्चे कितने हैं 32, बच्चे कितने हैं 32, ठीक है। बच्चे कितने हैं 32, सभी को कितना पैसा दिया उसने 30, तो 3 इंटू 32 होता है 96। टोटल 960 रुपये लेके चली थी घर से, और थोड़ा लेके चला करो यार बर्थडे के दिन, पॉज किया जाए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, टू फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टीवेट ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस। ये दोनों क्या पैदा कर रहे हैं, ये चावल की खेती कर रहे हैं, और चावल की 3 तरीके की खेती कर रहे हैं। एक बासमती चावल उगा रहे हैं, एक परमल और एक नौरा, ठीक है। ये दोनों जो किसान हैं ये 3 तरीके के चावल जो है कल्टीवेट कर रहे हैं, बासमती, परवल और नौरा। आगे देखिए इनका सितंबर और अक्टूबर का सेल्स दिया गया है। आप ढंग से देखिए सितंबर महीने को, ढंग से देखिए सितंबर, ये समझ में आएगा तभी तो ये सॉल्व करोगे। तो ये 10,000 क्या है, सामने लिखा है रामकृष्ण ने 10,000 रुपए की सेल की सितंबर महीने में, जब उसने बासमती चावल को बेचा। पहला बासमती है, पहला है बासमती, दूसरा है परमल, तीसरा है नौरा। बताओ ये 20,000 क्या है सर, 20,000 सितंबर महीने में परमल को बेचने पर रामकृष्ण ने कमाया है। सर ये 30,000 क्या है, ये जो 30,000 है सितंबर महीने की सेल है नौरा चावल की, किसकी, रामकृष्ण की। अच्छा तो सर ये 30,000 क्या है, ये जो 30,000 है ये गुरुचरण की सितंबर की सेल है जब वो परमल बेचता है। क्या आपको मैट्रिसेस मतलब समझ में आ गया क्या क्या लिखा है। हाँ सर, अब देखो यहाँ क्या लिखा है। ऐसे ये आपको अक्टूबर का दिया है, ये आपका रामकृष्ण का दिया है, ये गुरुचरण का है। रामकृष्ण का ये बासमती परमल नौरा का सेल है, और गुरुचरण का बासमती परमल नौरा। ये बासमती है, ये परमल है, और ये नौरा है। द टोटल सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर ऑफ ईच फार्मर। टोटल सेल कैसे निकालोगे, दोनों को आप प्लस करोगे। तो भाई साहब बोल रहा कैसे निकालोगे, A प्लस B से ही निकालोगे, और कैसे निकालोगे यार, टोटल सेल तो ऐसे ही निकालोगे ना।
इनको प्लस करोगे। रामकृष्ण ने कितना टोटल सेल की होगी, 10,000 बासमती, 10,000 रुपये कमाया बासमती में सितंबर में, अब 5,000 कमाया उसने बासमती 5 अक्टूबर में। तो कोई बोले कि गुरु किशन ने बासमती में कितना कमाया सितंबर और अक्टूबर में, तो 15,000। ऐसे 20 + 10 30 + 36 30 + 6, तो टोटल प्लस कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, यहाँ बोला टोटल सेल कैसे निकालोगे, A + B। बोला A23 की वैल्यू क्या है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये रहा सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब 10,000, मतलब 10,000 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सेकंड रो थर्ड कॉलम 10,000। डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, सेल कहाँ घटी है, सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर में इनकी सेल घट गई है। देखो 10,000 बेचे रहे, 5,000 रुपये मिले, 20,000 का 10,000 मिला, 30,000 का 6,000। तो भाई डिक्रीज कैसे निकालोगे, A ऊपर वाला माइनस B, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा B नीचे कम है, तो A - B से निकालोगे, ठीक है। अब थोड़ा काम के क्वेश्चन अब चालू हुआ। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि रामकृष्ण को 2% प्रॉफिट मिल रहा है सेल पे, तो उसका प्रॉफिट बताओ कितना हुआ। 2% प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, अक्टूबर के महीने में 2% प्रॉफिट मिल रहा है अक्टूबर के महीने, किसको, रामकृष्ण को। रामकृष्ण ने अक्टूबर के महीने 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 6,000 रुपये ये सेल किया है, इतना बेचा है। भाई सेल का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, इतना उसने बेचा है, समझ लो, ये आपकी सेल गिवन है। तो बोल रहा है रामकृष्ण जो है 2% प्रॉफिट मिला उसे सेल में, तो प्रॉफिट बताओ अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने रामकृष्ण ने 5,000 रुपये का बासमती बेचा, तो उसे 2% मतलब 2/100 5,000 का मिला, प्लस उसने 10,000 का परमल बेचा, तो 2% 10,000 का, प्लस उसने 10,000 का नौरा बेचा, तो इसका भी 2% 10,000 का। तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट, 2 जीरो 2 जीरो कट, 50 × 2 हो जाएगा 100, प्लस 100 × 2 हो जाएगा 200, प्लस ये भी हो जाएगा 200। 500 रुपये उसने कमाए, ठीक है, सिर्फ 500 रुपये। 500 रुपये उसने कमाए किस में, अक्टूबर में। तो अपना 100 200 200, 100 200 200, 100 200 200, 100 200 200 है क्या, 100 200 200 नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसका दिया था, रामकृष्ण का दिया था यार, रामकृष्ण का दिया था। तो रामकृष्ण का 5,000 10,000 6,000 था ना सर, आपने लास्ट वाला क्यों 6,000 नहीं लिखा, 6,000 था ना रामकृष्ण का, मैंने इसका ले लिया था गुरुचरण का, 6,000 था इसका, 6,000 2 जीरो कट, तो ये आपका आ रहा है 120, ठीक है 120। तो ये वैसे निकालना नहीं है, टोटल 100 200 120, 100 200 120, 100 200 120। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोला जा रहा है, इसके बाद बोला जा रहा है कि गुरुचरण को भी 2% मिला है, किसमें, सितंबर महीने में। गुरुचरण का सितंबर महीना मतलब ये, गुरुचरण का सितंबर महीना मतलब ये, गुरुचरण का सितंबर महीना। तो 2% किसका, 2% 50,000 का, प्लस 2% और किसका, 30,000 का, 2% किसका, 10,000 का, 2 जीरो काटा 500, प्लस 2 जीरो काटा, हट 2 जीरो काटा 300 × 2 600, 2 जीरो काटा 200, 5 6 11 11 तो 13 1,300 रुपये। अच्छा ये नहीं निकालना, 5 6 2 वाला ऑप्शन होगा, 5 6 2 5 6 2 वाला ऑप्शन होगा। कहाँ भाई, 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 1000 था क्या इधर, 500। क्या कर रहे हो सर आप भी यार, क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो आप। ये आ जाएगा 1600 200, पॉज किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दे आर 3 फैमिलीज ABC, ए फैमिली में 3 मैन है, 2 वुमेन है, 1 बच्चा है। फैमिली बी में 2 मैन है, 4 वुमेन है और 2 बच्चे हैं। फैमिली सी में 4 मैन है, 3 वुमेन है और आपके 2 बच्चे हैं, आपके नहीं मतलब फैमिली सी के। उनके डेली खर्चा दिया है, मैन का डेली खर्चा 200 रुपये है, वुमेन का डेली खर्चा 100 रुपये है और चाइल्ड का डेली खर्चा 50 रुपये है। तो बोल रहा है कि ए फैमिली का कितना खर्चा हुआ, ए फैमिली का। तो ए फैमिली का खर्चा, भाई साहब ए फैमिली है, 3 मैन है, ये रहा ए फैमिली है ना, 3 मैन है, हर मैन 200 रुपये खर्चा करता है, तो 3 × 200 ये हुआ मैन का खर्चा,
प्लस 2 वुमेन है, वुमेन का खर्चा कितना है 100 रुपये, अब 50 रुपये बच्चे का, ठीक है। तो 600 600 200 600 200 800 850 850, ठीक है सर। टोटल डेली एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली सी, फैमिली सी 4 मैन है, 4 इंटू 2 4 इंटू 200, ये मैं आपको लिखने के लिए समझाता हूँ, वरना आपको 4 इंटू 200 800 ऐसे दिमाग में करना है। फैमिली सी में 3 वुमेन है, 3 इंटू 100 300, 2 बच्चे हैं 2 इंटू 50, कितना आ गया 800 300 1100 1100 और 1200। द कंबाइंड डेली एक्सपेंसेस ऑफ ऑल वुमेन मतलब सारी वुमेन बोला, कोई फैमिली स्पेसिफिक नहीं बोला, मतलब ये पूछ लिया। तो 2 वुमेन 4 वुमेन 3 वुमेन, टोटल वुमेन कितनी है भाई, किसी फैमिली एक्स का नहीं पूछा है, बोल रहा है कि टोटल वुमेन जितनी भी दी गई है वो कितना खर्चा कर रही हैं। तो 2 + 4 6 6 3 9, वुमेन कितना खर्चा करती हैं 100, 9 वुमेन है और 100 खर्चा है, 900 रुपये खर्चा करती हैं, 900 रुपये। द फैमिली विथ हाइएस्ट एक्सपेंस इज, जो सबसे ज़्यादा खर्चा करती हो भाई, ए वाली फैमिली 850 कर रही थी, बी वाली फैमिली सी वाली 1200 कर रही है, बी वाली कितनी करेगी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, तो 4 4 1 9, ये तो 900 हुआ है ना, इसका 850। सबसे ज़्यादा फैमिली सी कर रही है, सबसे ज़्यादा फैमिली सी खर्चा कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? देखो ए फैमिली खर्चा मैंने 850 निकाला ही था, सी फैमिली खर्चा हमने 1200 निकाला ही था, बी फैमिली का खर्चा हमने ऐसे मुंह जवा निकाल लिया। देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4 और 2 इंटू 50 मतलब 1 4 4 1 900 आ रहा था, है ना, तो ये भी हो गया। द कंबाइंड एक्सपेंस ऑफ मैन इन फैमिली ए एंड चिल्ड्रन इन सी। अच्छा हमसे मांग लिया अब इनने मांग लिया कि फैमिली ए के मैन कंबाइंड एक्सपेंस ऑफ मैन इन फैमिली ए एंड चिल्ड्रन फैमिली सी। ए में कितने मैन है, ए में सर 3 मैन है, 3 मैन का खर्चा है 200, 3 इंटू 200 प्लस फैमिली सी के बच्चे, फैमिली सी में कितने बच्चे हैं 2 बच्चे, हर बच्चे का 50 रुपये खर्चा, 600 प्लस 100 700 रुपये का खर्चा है भाई साहब। पॉज किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 3 स्कूल हैं, अरे ये तो वही वाला है, SNT SNP TKM, इनने वही मेला वेला बनाया, हैंडमेड फैन मैट और ये सब बनाया, अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि SNT ने कितना रुपए जमा किए, SNT ने कितना रुपए जमा किया, तो निकाल लीजिए 40 50 SNT का, 40 50 और 20 और 2500 और 50, ठीक है। ये हो जाएगा, इंटू करने में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 इंटू 4 हो जाएगा आपका 100, मतलब एक और 0, और ये हो जाएगा आपका 5000, या आप खुद से करिए जल्दी से, 5 इंटू 2 10, 2000 और 7000। फंड कलेक्टेड बाई SNP, ऐसी SNP का निकाल लेंगे, SNP कितना है 25 40 और 30, टोटल 2500 और ये 50 रुपये सेल का है, 25 इंटू 25 625, 4 इंटू 1000 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा आपका 1500, तो ये आ जाएगा 5500 और 6125। टोटल फंड रेज बाई ऑल 3 स्कूल। TKM का भी निकाल लेते हैं, 35 50 40 और यहाँ पर 25 100 और 50, यह आ जाएगा 35 700 और 150 875 प्लस 5000 2000 7000 875, ये आ गया 7875। इसका 125 प्लस का 9000 8000 14000 और ये कितना आया था, यह था 7000 21000।
टोटल फंड रेज बाय सेलिंग फैन, किसी स्कूल का दिया है क्या? नहीं दिया सर, सिर्फ फैन की बात कर रहा है। फैन कितने बेचे गए हैं? फैन 40, 25, 35, देखो ना, 40, 25, 65, 65 और 100 फैन बेचे गए हैं। और एक फैन कितने का है? हैंडमेड फैन 25 रुपए का है। तो भाई साहब 2500 रुपये, 2500 रुपये। टीकेएम कलेक्टेड बाय सेलिंग प्लेट, टीकेएम का सिर्फ प्लेट का बताना है, टीकेएम का प्लेट का बताना है। प्लेट टीकेएम ने 40 बेची है और एक प्लेट 50 रुपए की है। 5 × 4 = 20, 2000। पॉज किया जाए।